बाई परिवार, जब बाई क्योनगलन ने सुना कि लिंगर जी के देवर के पास भी उसके जैसा ही एक जेड पेंडेंट है तो वह पूरी तरह से हतप्रभ रह गई। हो, दूसरा आधा हिस्सा लिंगर जी के देवर के पास क्यों होगा? क्या ये जियाओ लिन के पास नहीं होना चाहिए? बाई क्योनगलन के इतना भ्रमित होने का कारण वास्तव में ये था कि जब उसकी माँ ने उसे यह जेड पेंडेंट दिया था, उसकी दिवंगत माँ ने एक बार कहा था कि जिसके पास जेड पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा होगा वह उसका भाग्यवान होगा। वे भविष्य में निश्चित रूप से एक जोड़ा बनेंगे। लेकिन फिर उसके पिता ने अचानक कहा कि उसका वास्तव में एक विवाह अनुबंध है और मंगेतर जियाओ लिन है। इसके अलावा दूसरे पक्ष के पास वास्तव में जेड पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा था। उस दिन भोज में उसके बड़े भाई ने भी इसकी पुष्टि की, ये स्पष्ट करते हुए कि उसका और जियाओ लिन का विवाह अनुबंध था। इसलिए बाई क्योनगलन ने अवचेतन रूप से यह मान लिया कि जेड पेंडेंट जियाओ लिन के पास होना चाहिए, भले ही उसने उस समय इसे नहीं देखा था। इसके अलावा जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसे वास्तव में एहसास हुआ कि वह इस तरह के अजीब जेड पेंडेंट के कारण किसी की साथी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन अब स्थिति क्या थी? विवाह अनुबंध का मालिक जियाओ लिन था, लेकिन जेड पेंडेंट का मालिक चंदू था। बाई क्योनगलन का दिमाग थोड़ा उलझ गया था। एक मिनट रुको, मुझे इसे सुझाने दो। चंदू लिंगेर जी का साला है, जिसका अर्थ है कि वह दिग्गज लेंग क्विंकियू का पति है, और जेड पेंडेंट चंदू के पास है। उसकी मां की मरते समय की इच्छा के अनुसार जेड पेंडेंट का मालिक उसका भाग्यवान है, जिसे भविष्य में एक जोड़ा बनना तय है। दूसरे शब्दों में वह चंदू की पत्नी बनेगी, तो रिश्ता ये होगा कि वह लिंग र जी के बहनोई की पत्नी बनेगी, जिसका मतलब है लिंग र जी की बड़ी बहन बनना। लेकिन लेंग क्विंकियू का क्या? और ये चंदू उसके बड़े भाई का दोस्त भी है। बाई क्योनगलन ने अपना सिर पकड़ लिया, अंदर कुछ गड़बड़ महसूस कर रही थी। आहा हा 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 हा, मुझे यह नहीं चाहिए, ये बहुत डरावना है। भले ही मेरा यौन रुझान सामान्य न हो, मुझे पता है कि यह स्थिति बहुत ही स्वर्ग विरोधी है। मेरे जीवन में कॉमिक पुस्तकों और उपन्यासों के प्लॉट क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि चंदू हरम रखने वाला प्रकार है? मैं चंदू के हरम में से एक बन जाऊंगी। क्या वह हरम का राजा बनने वाला है, या क्या मुझे भाग्य के पूर्व निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हुए लेंग क्विंकियू से चंदू लेना तय है, जो लिंग र जी की बड़ी बहन है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम एनटीआर के प्रशंसक तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम असल में ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिंगर जी भी कोई कदम नहीं उठाती। लेंग लिंगर ने बाई क्योनगलन की ओर देखा, जो किसी विचार मंथन में लगी हुई थी, चिंतित भाव से। क्योनगलन, क्या हुआ? अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं इसे नहीं लूंगी। बोलते हुए उसने बाई क्योनगलन को जेड पेंडेंट लौटाने की कोशिश की। लेकिन नहीं, जरा रुको। बाई क्योनगलन ने तुरंत लेंग लिंगर को रोक दिया और उसका हाथ दबा दिया। उसने दूसरे पक्ष को गौर से देखा, और जब दूसरे पक्ष के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए तभी उसने धीरे से कहा, लिंगर जी, यह जेड पेंडेंट मुझे अब और नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लिए है। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही ये शब्द निकले लेंग लिंगर थोड़ा स्तब्ध रह गई। मेरे लिए नहीं, यह इतना अचानक, तुम इसे यूं ही मुझे दे रही हो, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? लेंग लिंगर किसी और की चीज इस तरह लेने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। आखिरकार जा यूगो के हिसाब से यह जेड पेंडेंट बहुत महंगा होना चाहिए। उसने सोचा कि बाई क्योनगलन उसे अपनी गहरी दोस्ती के नाते ये दे रही है। वाह, ये वाकई बहुत बढ़िया है लिंगर जी। बाई क्योनगलन ने जोर से अपना सिर हिलाया, फिर लेंग लिंगर का छोटा सा हाथ पकड़कर जेड पेंडेंट को मजबूती से थाम लिया। फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने हर बात सोच समझकर कही हो। लिंगर जी, मेरी बात सुनो। जब तुम वापस जाओगी तो यह जेड पेंडेंट अपने जीजा को दे देना। बस इतना कहना कि यह तुम्हारे जीजा के टीवी पर मुझे बचाने आने के लिए शुक्रिया अदा करने का तोहफा है। और इस बात की पूरी संभावना है कि मेरा ये पेंडेंट तुम्हारे जीजा के जेड पेंडेंट से मिलता जुलता हो। अगर तुम्हारे जीजा इसे वापस नहीं करना चाहते तो वे इसे तुम्हारी बहन को दे सकते हैं। दोनों के लिए एक एक। क्या ये बहुत मायने नहीं रखता? लेंग लिंगर ने यह सुना और सोचा, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन ध्यान से सोचने पर, अरे, ये वाकई उसकी बड़ी बहन और जा यूगो के रिश्ते को बेहतर बनाने का एक अच्छा तरीका लग रहा है। चलो बस यही करते हैं। तो लेंग लिंगर ने जेड पेंडेंट लिया और खुशी से बाई क्योनगलन को गले लगा लिया। क्योनगलन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। हमारा रिश्ता क्या है लिंगर जी? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? बाई क्योनगलन भी मुस्कुराती हुई बोली, झुकी। उसने भी अपनी चतुराई के लिए खुद को शाबाशी दी। वाह, आखिरकार वह इस जेड पेंडेंट से छुटकारा पाने में कामयाब रही। वह आखिरकार इसकी बेड़ियों से आज़ाद हो गई। एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारना, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे मूड में बाई क्योनगलन ने लेंग लिंगर के साथ फिर से दोपहर का आनंद लेना शुरू कर दिया। डॉट 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 डॉट।
समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर हो गई थी। लेंग परिवार, वॉक इन कोठरी। लेंग किंगकियू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उसके कपड़े खींचने से उसमें साफ सिलवटें पड़ गई थीं। उसने चंदू के होंठों पर अपनी उंगली दबाए और फुसफुसाया, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते रहे तो यह असभ्यता होगी। हमें अभी लिंग एयर को उठाना है। चंदू का सार को अच्छी तरह से आत्मसात करने के बाद लेंग किंगकियू को आखिरकार सुकून मिला। शायद आज के बाकी दिनों और आने वाले कई दिनों तक उसे चंदू के साथ अंतरंग होने की कोई इच्छा नहीं होगी। यहाँ तक कि उसके मन में बैठी दुष्ट पुस्तक भी बहुत ज्यादा भरे होने की सिसकी भरकर रोने लगी। इस ऊर्जा को पचाने में बहुत समय और मेहनत लगेगी। किंगकियू ऊर्जा को आत्मसात करने के बाद चंदू भी दीप्तिमान दिखने लगा और अंदर से बहुत सहज महसूस करने लगा। शायद आज का दिन खत्म होने तक उसे किंगकियू के साथ अंतरंग होने की कोई इच्छा नहीं होगी। कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वह कल की चिंता कल ही करेगा। उसने लेंग किंगकियू का छोटा सा हाथ थामते हुए धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा किंगकियू। अगर तुम मेरी बात सुनते तो अचानक ऐसा कुछ नहीं करते। लेंग किंगकियू ने धीरे से खर्राटे लिए, फिर चेतावनी दी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे अगले कुछ दिनों तक सचमुच कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है। अगली बार सिर्फ इस तरह की बातें करने के लिए लेंग परिवार में मत आना। एक साथ बहुत कुछ आत्मसात करने के कारण उसे इसे ठीक से पचाना पड़ा। चंदू ने बार बार वादा किया, लेकिन क्या इसकी वजह यह नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा आकर्षक हो किंगकियू? लेकिन चिंता मत करो, अगले कुछ दिनों तक मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों तक परेशान नहीं करूंगा किंगकियू। परिवार की वार्षिक बैठक जल्द ही होने वाली थी और उसे उसकी तैयारी करनी थी। लेकिन आज की किंगकियू ऊर्जा के साथ वह निश्चित रूप से कुछ दिनों तक टिक पाएगा। लेंग किंगकियू ने यह सुनकर थोड़ा नाराज महसूस किया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए लेंग परिवार में न आने को कहा था, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें आने ही नहीं दूंगी। उसका क्या मतलब है? उसने चंदू का हाथ झटक दिया और खींचकर बोली, ओह, तुम्हें लिंग एयर को लेने जाना चाहिए। ये कहकर लेंग किंगकियू ने अपने बाल झटक दिए और वॉक इन कोठरी से बाहर निकल गई। चंदू को हक्का बक्का छोड़कर, जरा रुको, उसे अचानक गुस्सा क्यों आया? अगर वह उसे परेशान करता तो उसकी पत्नी नाराज हो जाती। अगर वह उसे परेशान नहीं करता तो भी उसकी पत्नी नाराज होती। चंदू ने गहरी सांस ली, लेकिन उसे कहना ही था, किंगकियू को ऐसी ही। संक्षेप में, वह बिल्कुल प्यारी है। मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद है। उसने जल्दी से लेंग किंगकियू की पीछे हत्ती पीठ पर चिल्लाया, किंगकियू, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं अपना काम खत्म होते ही तुरंत वापस आ जाऊंगा। लेंग किंगकियू, जो ज्यादा दूर नहीं गई थी, ये सुनकर रुक गई। उसकी पलकें हल्की सी कांप उठीं। उसने अपने होंठ भींच लिए और धीरे से बुदबुदाई, बेवकूफ। फिर वह मुस्कुराए और खुशी खुशी अध्ययन कक्ष में चली गई। बदला लेने और भविष्य की परिस्थितियों से निपटने के लिए उसे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी थी। दोपहर हो चुकी थी। चंदू असामान्य रूप से अपने लिंग रजी के बहनोई को लेने जाना नहीं भूला। लिंग अभी भी अपना गेम कंसोल ठीक कर रही थी, इसलिए वह अभी तक बाहर नहीं आई थी। हालांकि 22 जून पहले से ही मुख्य द्वार पर खड़ा था, मानो चंदू के आने का इंतजार कर रहा हो। कार से बाहर निकलने के बाद चंदू ने उसका अभिवादन किया। भाई बाय, आप इतने विनम्र क्यों हैं? क्या आप विशेष रूप से मेरा स्वागत करने आए हैं? ये सुनकर 22 जून ने अपना चश्मा ठीक किया और चंदू के पीछे और गांव की ओर देखने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ पता होना चाहिए। ओह, इतनी गंभीर क्या है? चंदू के दिल में एक मोटा अनुमान था, लेकिन उसने फिर भी दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया। अपने मन में एक पल के लिए फिर से विचार करने के बाद 22 जून ने फिर भी चंदू को जियांगहाई शहर की स्थिति में हाल के बदलावों के बारे में चेतावनी देने का फैसला किया। न केवल इसलिए कि वह पहले से ही चंदू को अपना घनिष्ठ मित्र मानता था, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि मार्शल आर्टिस्ट विभाग बाद में लेंग परिवार की भी जांच करेगा। चंदू को नाराजगी से बचाने के लिए उसने चंदू को कुछ बातें सीधे बता दीं। चूंकि यह मामला बेहद गोपनीय था, इसलिए 22 जून की आवाज़ भी काफ़ी धीमी हो गई। चूंकि चंदू, तुम और मैं दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं, खासकर जब तुम गो परिवार के युवा गुरु हो, तो तुम्हें कुछ ऐसी बातें ज़रूर पता होंगी जो सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की जाती। मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वह दरअसल तुम्हारे प्रेमी लेंग किंगकियू और लेंग परिवार के बारे में है। ये सुनकर चंदू के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने पलटकर पूछा, क्या नाइट किंग वापस आ गया है? ये शब्द कहते ही 22 जून ने एक कड़वी मुस्कान दिखाए और सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, तुम्हें पहले से ही पता था। उस वर्ष प्रमुख ताकतों ने वास्तव में लेंग परिवार का नहीं, बल्कि नाइट ऑर्गेनाइजेशन नामक एक अस्तित्व का सफाया कर दिया था। उस रात अब तक की सबसे बड़ी राक्षस संहार योजना तैयार की गई थी। धर्मी और दुष्ट दोनों गुटों के साथ साथ सरकारी और नागरिक बल सभी ने इसमें भाग लिया।
उद्देश्य रात्रि संगठन नामक एक संगठन का सफाया करना था। जानकारी के अनुसार रात्रि संगठन का स्वामी रात्रि राजा लेंग परिवार में था। पहले नेता को पकड़ने का सिद्धांत तो सभी समझते हैं, लेकिन बाईजून ने ये कहते हुए आह भरी इस घटना से प्रभावित आम लोगों पर दया करते हुए उन्होंने कहा, बात बस इतनी है कि कोई नहीं जानता था कि नाइट किंग वास्तव में लेंग परिवार का कौन सा सदस्य था। उसे बाहर निकालने के लिए कुछ ताकतों ने अतार्किक व्यवहार किया, कुछ आम लोगों को खतरे में डालकर। आखिरकार नाइट किंग स्वेच्छा से प्रकट हुआ और सभी ताकतों ने मिलकर उसे हराने का काम किया। हमें लगा कि अब मामला खत्म हो गया, लेकिन नाइट ऑर्गेनाइजेशन कुछ समय पहले ही जियांगहाई शहर में फिर से प्रकट हुआ था। जब बाईजून इस बिंदु पर पहुंचा तो उसका स्वर बहुत गंभीर था और इसी वजह से प्राचीन मार्शल वर्ल्ड की बड़ी संख्या में सेनाएं जियांगहाई शहर में घुस आई हैं, और वह भी सिर्फ ये जांच करने के लिए कि क्या नाइट ऑर्गेनाइजेशन सचमुच फिर से उभर आया है। और शक का पहला निशाना लेंग परिवार है। बाईजून आमतौर पर ऐसी बातें नहीं बताता, लेकिन चंदू अलग था। उसके आदर्श उसके अपने जैसे ही थे, खासकर जब से उसने उसकी वफादारी देखी थी जिसकी वह रक्षा करना चाहता था। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि सामने वाला जरूर कोई शूरवीर व्यक्ति होगा, एक अच्छा इंसान। प्राचीन मार्शल वर्ल्ड की ताकतों के अलावा मार्शल आर्टिस्ट विभाग के संबंधित कर्मचारी भी जांच करने लेंग परिवार जाएंगे। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए मैंने तुम्हें ये बातें पहले ही बता दी थीं। बाईजून की बात खत्म होने के बाद वह चुपचाप चंदू की प्रतिक्रिया देखता रहा। चंदू सब समझ गया, हालांकि यह सब जानकारी उसे पहले से ही पता थी, लेकिन उसने बाईजून को एक दयालु मुस्कान दी। अच्छा, ये जानकारी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में अगर तुम्हें बाईजून को मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। बाईजून ने सिर हिलाया। संक्षेप में, विभिन्न ताकतों से न टकराना ही बेहतर है, वरना तुम्हारा गू परिवार भी। बाईजून यहीं रुक गया। दुनिया की सभी मार्शल आर्टिस्ट ताकतों के घेरे में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ताकत टिक नहीं सकती। चंदू ने सहमति में सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह बिल्कुल भी अविवेकी व्यवहार नहीं करेगा। अगले ही पल, क्लिक, जीजाजी, दरवाजा धक्का देकर खोला गया। लेंग लिंगर दौड़ी हुई आई, अपना गेम कंसोल घसीटते हुए और बाई योंगलन द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट घुमाते हुए। चंदू को देखते ही वह चिल्लाई, जीजाजी, जीजाजी, देखो। वह दौड़ी हुई आई और हाथ में जेड पेंडेंट लहराने लगी। बाईजून भी पास ही था। वह कहने ही वाला था, चलो अपनी बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया और लेंग लिंगर के हाथ में जेड पेंडेंट देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना छूटने लगा। रुको, रुको। बाईजून ने जल्दी से अपनी छोटी बहन की गर्दन की ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर बाई योंगलान की तरफ देखा, जिसने अपराध बोध से नजरें फेर लीं। हिस, छोटी बहन, तुम क्या कर रही हो? बाईजून ने एक बार के लिए अपनी छोटी बहन को मन ही मन कोसा। नहीं, तुम भ्रमित हो, वह चीज ड्रैगन राजा जेड है। जब पिताजी वापस आएंगे और देखेंगे कि आपने ड्रैगन राजा जेड को लेंग परिवार को दे दिया है, तो वह मौत से डर जाएंगे। बाईजून पसीने से भीग गया था। ड्रैगन राजा जेड अपनी छोटी बहन के हाथों में सुरक्षित और स्वस्थ था, क्योंकि यह आधा हिस्सा पूर्व ओल्ड ड्रैगन किंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनके बाई परिवार को सौंपा गया था। अगर दूसरों को पता चले कि यह आधा हिस्सा लेंग लिंग रयागू परिवार के हाथों में समाप्त हो गया है, तो अन्य ताकतें क्या सोचेंगी? क्या वे सोचेंगे कि ड्रैगन किंग पैलेस का अगला पैलेस मास्टर लेंग परिवार या गू परिवार से होगा? अब गू परिवार और लेंग परिवार बहुत करीब लगते हैं, और मार्शल आर्टिस्ट बलों की एक बड़ी लहर हाल ही में जियांगहाई शहर में आ गई है। इतने सारे तूफानों के बीच, चंदू, चाहे तुम ये जेड पेंडेंट लो या लेंग परिवार यह जेड पेंडेंट ले, मुझे डर है तुम दोनों कई ताकतों के लिए कांटे बन जाओगे। हर कोई ड्रैगन किंग पैलेस का पैलेस मास्टर बनना चाहता है, क्योंकि उनकी ताकत बहुत विशाल है। अब जबकि बाई योंगलन ने स्वेच्छा से जेड पेंडेंट सौंप दिया है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वेच्छा से ड्रैगन किंग पैलेस को विरासत का अधिकार छोड़ रही है? क्या यह एक विशाल पत्थर को शांत झील में फेंकने और बड़ी मात्रा में पानी छिड़कने के बराबर नहीं है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ड्रैगन किंग पैलेस ने संकेत दिया है कि कोई भी उत्तराधिकारी हो सकता है? छोटी बहन, तुमने इस महत्वपूर्ण मोड़ पर चंदू को नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास दूसरा आधा हिस्सा है? दूसरा आधा हिस्सा पूर्व ड्रैगन किंग द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी जियोलिन पर है। इस समय चंदू ने लेंग लिंगर के हाथ में जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा भी देखा। ये वास्तव में ड्रैगन राजा जेड का दूसरा आधा हिस्सा था। ड्रैगन की पूंछ के आकार का एक जेड पेंडेंट। उसने इसे उठाया और इसे देखा, कुछ आश्चर्य के साथ सवाल किया, ओह छोटे बदमाश, तुम्हें ये जेड पेंडेंट कहाँ से मिला? लेंग लिंगर, जो पहले खुशी से चंदू के चेहरे पर थप्पड़ मारने की तैयारी कर रही थी, तुरंत एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। क्या आपने नहीं कहा था कि आपका आधा हिस्सा अनोखा है? लेकिन पहले मुझे समझाने दो। इसलिए वह चिल्लाई, ये वही है जो कि क्यूओंगलैन ने कहा था कि वह अब और नहीं चाहती।
इसलिए उसने मुझे इसे आपको देने के लिए कहा। उसने कहा कि यह आपको KTV पर उसे बचाने के लिए चुकाना है। ये सुनकर चंदू ने आश्चर्य व्यक्त किया, फिर बाई क्योंगलान को देखा। उसने बार बार सिर हिलाया। हाँ लिंग, एक जी के जीजा, मैंने तुम्हें दे दिया था, अब मुझे नहीं चाहिए। बाई जून का मुंह एक तरफ फड़क गया। उसने चंदू की तरफ देखा और बस एक भद्दी सी मुस्कान निकाल पाया। वो चंदू, चूंकि ये मेरी छोटी बहन की इच्छा है तो मान जाओ, लेकिन तुम इस जेड पेंडेंट की खासियत भी जानते हो। अभी जियांगहाई शहर में कितना अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि अगले ही पल बाई जून का गला रुंध गया, क्योंकि चंदू ने बड़ी सहजता से जेड पेंडेंट रख दिया, फिर उस पर मुस्कुराया और कहा, बाई परिवार की यंग मिस के जेड पेंडेंट की खासियत तो सबको पता है। चूंकि ऐसा है तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। बाई जून की आंखें फड़क गईं। आह गू भाई, मैंने तुम्हें बहुत याद दिला दिया। तुम अब भी आग के गड्ढे में कूदने की क्यों सोच रहे हो? ओह, बल्कि अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हो? तो ठीक है। बाई जून बस सहमत हो गया। बूढ़े गांव ने खामोश मुस्कान के साथ देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। यह आधा है, यंग मास्टर के पास वह आधा भी है जो उन्हें जियोलिन से वापस मिला था। क्या इसका मतलब यह नहीं है यंग मास्टर पहले से ही ड्रैगन किंग के महल स्वामी हैं? बूढ़े गांव मन ही मन जानबूझकर मुस्कुराए। तो बात यही है, ये सब यंग मास्टर की योजना थी। बाई जून ने कुछ सोचने के बाद जेड पेंडेंट वापस पाने का विचार भी छोड़ दिया। उसने मन ही मन आह भरी, शायद यही नियति है, क्योंकि पूर्व बूढ़े ड्रैगन किंग ने कहा था कि ड्रैगन किंग जेड दुनिया की एक आध्यात्मिक वस्तु है। अपनी छोटी बहन को देने के बाद, जब तक कि उसकी छोटी बहन स्वेच्छा से इसे किसी और को न दे, ड्रैगन किंग जेड कई उतार चढ़ाव के बाद उसकी छोटी बहन के हाथों में वापस आ जाता। शायद यही नियति है। चंदू को यह आधा हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन बाई जून हमेशा सोचता था कि यह आधा हिस्सा जियोलिन को दिया गया था, लेकिन लगता है उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। तो आखिर क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अंत में चंदू और जियोलिन ड्रैगन किंग पैलेस मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, सिर्फ ड्रैगन किंग जेड का दूसरा आधा हिस्सा दूसरे के हाथ में देने के लिए? बाई जून पहले से ही उलझन में था, एक के बाद एक घटनाएं घट रही थीं। क्या यह अभी भी जियांगहाई शहर उसके अधिकार क्षेत्र में है? बाई जून और दूसरे को विदा करने के बाद चंदू अपने लिंग एजी के साले को, जो ये कहना जारी रखना चाहता था कि जेड पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा भी उसके पास है, घसीटकर कार में ले गया। कार में वापस आकर चंदू मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। उसके हाथ में जेड पेंडेंट था, जिसे वह जितना अधिक देखता उतना ही अधिक उसे पसंद आता। उसे अपने बगल में बैठे लिंगर जी के बहनोई की मौत की तीखी निगाहों की भी परवाह नहीं थी। हे टिल्डा, कोई रास्ता नहीं, मुझे यह इतनी आसानी से मिल गया। मैंने शुरू में सोचा था कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन किंगकियू से प्यार करने की एक सुबह के बाद मुझे जेड पेंडेंट का यह आधा हिस्सा मिल गया। वास्तव में किंगकियू के साथ स्नेह करना ही दाव है। दूसरी ओर लिंगर बहुत दुखी लग रही थी। उसने चंदू की कमर पर थपथपाया और चिल्लाई, जा यूगो, क्या तुमने काफी देख लिया? मैंने गलत कहा या नहीं? वास्तव में एक और आधा हिस्सा है ना? मैं तुमसे कह रही हूं, तुम्हें ये टुकड़ा मेरी बहन को देना होगा। तुम्हें इस टुकड़े को अपने साथ जोड़ने की अनुमति नहीं है। इसे अपनी बहन को दे दो। लेन किंगकियू के ड्रैगन किंग पैलेस के पैलेस मास्टर बनने के विचार से चंदू के पसीने छूट गए। नासमझ मत बनो लिंगर जी के जीजा। अगर तुम्हारी बहन को पता चल जाता कि यह ड्रैगन किंग जेड लेंग परिवार में प्रकट हुआ है, तो मुझे डर है कि न तो तुम्हारी जिंदगी आसान होगी और न ही मेरी। लेन किंगकियू को ड्रैगन किंग महल का महल स्वामी बनाना, क्या ये किसी चोर को अपना पिता मानने जैसा नहीं है? तो चंदू ने चुपके से जेड पेंडेंट अपनी जेब में और फिर सिस्टम स्पेस में डाल दिया। फिर लिंगर की नाराज निगाहों के नीचे उसने हल्की खांसी की। ठीक है, मैं गलत था। मैं तुम्हें जो चाहो खरीद दूंगा। और हाँ, क्या तुम इंटरनेट सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहती थी? तुम हमारे गो कॉर्पोरेशन के साथ अनुबंध कर सकती हो। सारे संसाधन तुम्हारे पक्ष में होंगे, जिससे तुम शीर्ष शॉर्ट वीडियो स्टार बन जाओगी। सबको लेजर रेन पर तुम्हें नाचते देखने दो। क्या ये ठीक है? ये सुनकर लिंगर ने तुरंत अपनी नाराजगी दूर कर दी। वह खिलखिला कर हंसी, हे, सच में जीजा जी, आप तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और रात के खाने में मुझे फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक चाहिए। चंदू का मूड अच्छा था और उसने हर बात मान ली। ठीक है, मैं आपके लिए जो भी स्वाद चाहिए बना दूंगा। वाह! अपने जी के जीजाजी को खुश करने के बाद चंदू के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। ठीक है, ड्रैगन किंग जेड कब मिलाया जाना चाहिए? हम इसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। आखिरकार पुराने ड्रैगन किंग के वो राक्षस अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं। कम से कम जियाओलिन के मरने से पहले पूरा ड्रैगन किंग जेड दुनिया में नहीं आ सकता। हालांकि जियाओलिन और शेन वानर के रिश्ते में आए बदलावों के बारे में सोचते हुए
चंदू के दिल में एक बार फिर खिलखिलाकर हंसी फूट पड़ी। उसे यकीन था कि अब देर नहीं होगी। रात हो गई। टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और उसकी चमक एक पुराने आवासीय परिसर के जीर्ण शीर्ण कमरे में फैल रही थी। दीवारों पर उखड़ता हुआ रंग और पीले पड़ चुके सेलिब्रिटी पोस्टर चांदनी में और भी अव्यवस्थित लग रहे थे। इस कमरे में एक फटे हुए बिस्तर पर यू शिंगजू धीरे धीरे अपने सपने से जागी। वह धीरे से उठी, अभी भी स्तब्ध, उसकी उंगलियां धीरे से परिचित हेडबोर्ड को छू रही थीं, सब कुछ अपने अंदर समा रही थीं। ये है मेरा घर, यू शिंगजू ने खुद से बुदबुदाया, चारों ओर देखते हुए और यह महसूस करते हुए कि यह जगह वास्तव में उसका घर थी। क्या हो रहा है? क्या हुआ? यू शिंगजू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना माथा छुआ, लेकिन वहां कुछ नहीं था, एक भी निशान नहीं। फिर भी उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उस वरिष्ठ ने उसे शक्ति प्रदान की थी। क्या ये सब एक सपना हो सकता है? यू शिंगजू की चमकदार आंखों में अकेलेपन और निराशा की एक झलक दिखाई दी। उसकी मुट्ठियां कस गईं, उसके चेहरे पर अनिच्छा भरी थी। क्या ये सब नकली था? तभी चरमराहट टिल्ड, कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। काले बालों में सफ़ेद धारियां लिए एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। यू शिंगजू को देखते ही उसके पहले से तनावग्रस्त चेहरे पर थोड़ी राहत आई और वह कुछ कदम दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने सीधे यू शिंगजू को गले लगा लिया और रुंधे गले से बोली, जियासु, तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया। जब तुम्हारी सहपाठी तुम्हें वापस ले गई थी तो तुम्हारा चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और माँ को लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। यू शिंगजू को लगा जैसे वह सदियों से दुनिया से अलग हो गई हो, मानो वह रोज रोमांस के उस निजी कमरे से अभी तक उबर नहीं पाई हो। हालांकि उसकी माँ की चिंतित आवाज ने उसे वास्तविकता से रूबरू कराया। यू शिंगजू ने भी अपनी माँ को गले लगाया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक है माँ। लगता है सब ठीक है। कुछ देर तक माँ और बेटी ने एक दूसरे को दिलासा दिया। यू शिंगजू ने पूछा, माँ, आखिर हुआ क्या था? मैं बेहोश कैसे हो गई? और मेरा सहपाठी कौन है? ये सुनकर अधेड़ महिला के चेहरे पर भी कृतज्ञता के भाव उभर आए। आह, यह मेई मेई नाम की एक सहपाठी है। मेई मेई। उसके बोलते ही दरवाजे से एक आवाज आई, तुम जाग रही हो? यू शिंगजू ने देखा, न जाने कब कमरे के प्रवेश द्वार पर एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। वह व्यक्ति लंबा था और उसने लाल रंग का कोट पहना हुआ था। हालांकि उसकी आंखों में बस एक अजीब सा कालापन था। उसकी मां को उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, बल्कि उस व्यक्ति को देखते ही उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक परिचय कराया, श्यासु, ये तुम्हारी सहपाठी है। यही तुम्हें वापस लाई है। मैंने सुना है कि रोज रोमांस में कई लोग मारे गए थे। जब मुझे पता चला कि तुम वहां गई थी तो मैं डर के मारे लगभग मर ही गई, जियाओजू। शुक्र है तुम वापस आ गई, वरना मुझे समझ नहीं आता क्या करना। यह कहते हुए यू शिंगजू की मां फिर से रोने लगीं। हालांकि उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला, खड़ी हुई और लाल रंग की महिला से गर्मजोशी से कहा, जल्दी करो, तुम दोनों पहले बातें करो, मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाती हूँ। ये कहकर वह वहां से चली गईं। एक पल के लिए कमरे में केवल लाल रंग की महिला और यू शिंगजू, जो अभी भी स्थिति को लेकर असमंजस में थी, ही रह गईं। कमरे का माहौल बहुत अजीब हो गया। लाल रंग की महिला मेईजू थी, क्योंकि चौथा काम यू शिंगजू को एक प्रारंभिक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मार्गदर्शन करना था। इसलिए लिंग लिंग एयर की सुरक्षा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। हालांकि मेईजू ने यू शिंगजू की ओर देखा, जो बिस्तर पर बैठी थी, चादर को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें डर के मारे इधर उधर घूम रही थीं, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके दिल में तिरस्कार का भाव उमड़ आया। इस तरह का इंसान क्या चंदू की इतनी परवाह करने लायक है? यू शिंगजू वाकई अपने सामने खड़ी औरत को सीधे देखने में असमर्थ महसूस कर रही थी। चाहे उसकी आभा हो या उसकी सुंदरता, यू शिंगजू को लगा कि वह उस औरत से तुलना नहीं कर सकती। वह औरत मानो उससे अलग दुनिया की हो। यू शिंगजू ने डरते हुए अपना मुंह खोला, बस उस औरत को धन्यवाद देने ही वाली थी। मेईजू ने बीच में ही टोक दिया, चूंकि तुम ही वो इंसान हो जिसकी परवाह की जाती है, तो बात को छोटा करते हैं। उस इंसान को मुझसे तुम्हें एक आकर्षक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। नहीं, या यूं कहें कि जब तक तुम सच्ची ची की साधना कर सकती हो, तब तक मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। तो इस दौरान तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी छुट्टी का इंतजाम पहले ही कर दिया गया है। जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हें सख्ती से प्रशिक्षित करूंगी। बस मानसिक रूप से तैयार रहो। इतना कहने के बाद मेईजू ने चुपचाप यू शिंगजू को देखा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। जब तक दूसरा पक्ष सहमति में सिर हिलाता, प्रशिक्षण तुरंत शुरू हो जाता, जिससे दूसरा पक्ष जल्द से जल्द मार्शल आर्टिस्ट बन जाता। फिर चौथा कार्य पूरा करें। परिणाम मेईजू ने जिस परिदृश्य की कल्पना की थी उससे अलग था। यू शिंगजू इस समय बेहद घबराए और बेचैन दिखाई दे रही थी। उसने विनम्रता से अपना हाथ उठाया और डरते हुए कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रश्नवाचक चिन्ह।
मेइज़ू के चेहरे पर धीरे से एक प्रश्न चिन्ह बन गया। इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता था। नहीं, 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 नहीं। मेइज़ू ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। चाहे चंदू कितना भी बदमाश क्यों न हो, वह उसे कोई असंभव काम नहीं देगा। इसलिए यू शिंगक्सू नाम की यह महिला वास्तव में नहीं जानती होगी कि एक मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है, लेकिन उसके पास एक बनने की क्षमता है। क्या उसे सैद्धांतिक ज्ञान से शुरुआत करनी होगी? मेइज़ू ने हल्के से आह भरी। फिर उसने मार्शल आर्टिस्ट की उत्पत्ति के बारे में बताना शुरू किया। इस बार लेंग परिवार के खाने में तले हुए चिकन ड्रमस्टिक्स की एक अतिरिक्त डिश शामिल थी, जो लेंग लिंग र को पसंद थी। अपनी भाभी को चुप कराने के लिए चंदू ने गो कॉर्पोरेशन एंटरटेनमेंट के तहत एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने के लिए गो कॉर्पोरेशन के साथ हस्ताक्षर करने पर भी सहमति व्यक्त की। कुल मिलाकर प्रभाव अच्छा था। लेंग लिंग राज जेड पेंडेंट की घटना के बारे में पहले ही भूल चुकी थी। दरवाजे पर चंदू ने कुछ करने के बारे में जो कहा वह वास्तव में कुछ करने के लिए था। इसलिए रात के खाने के बाद वह लेंग परिवार में बहुत देर तक नहीं रुका। लेंग किंगकियू के खूबसूरत चेहरे पर अभी भी एक घमंडी भाव था। हालांकि उसकी बात ने चंदू को बहुत अच्छा महसूस कराया। वह मुस्कुराया, जाहिर है मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर मैं इसे हल नहीं कर पाया तो मैं अपनी सुपर हाई आईक्यू पत्नी से ज़रूर पूछूंगा टिल्डर। हम चलो। लेंग किंगकियू ने अपनी ठुड्डी उठाई, साफ तौर पर प्रसन्न, फिर खुश कदमों से घर में वापस चली गई। ये देखकर चंदू अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सका और सोचा, क्यों न किसी और चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दिया जाए और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहा जाए। अराजकता को हावी होने दो, वह समय आने पर इससे निपट लेगा। लेकिन बाईजून सही था। हाल के दिनों में जियांगहाई शहर बहुत बदल गया था। अगर उसने कुछ तैयारी नहीं की और आलसी बना रहा तो उसे डर था कि मूल सुखद अंत एक बुरे अंत में बदल जाएगा। धिक्कार है, कुत्ते मार्शल आर्टिस्टों का एक झुंड मुझे देर कर रहा है। उन सभी को मरना होगा। चंदू क्रोधित हो गया और दहाड़ा। फिर वह कार में बैठ गया, दरवाज़ा बंद किया और कार के कंपार्टमेंट से लैपटॉप निकाला। उसकी हरकतें सहज और सहज थीं। उसने अपने अधीनस्थों द्वारा भेजी गई जानकारी पर एक नज़र डाली। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। लैपटॉप बंद करने के बाद चंदू ने अपने फ़ोन का वीचैट खोला। उस पर एक अनोखी चैट विंडो दिखाई दी। प्यार करने वाला परिवार 3। उसने क्लिक किया और देखा उसके पिता उसे परेशान होकर ऐड कर रहे थे, यार जल्दी लौट आना। घर पर बहुत से मेहमान आए हैं, सब तुम्हारे सीनियर हैं। वापस आकर और भी मुस्कुराना। संलग्न चित्र। जेपीजी। पहली मंजिल के स्वागत कक्ष में बैठे लोगों के समूह को देखते हुए चंदू की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। बूढ़े गांव को कुछ पता लग रहा था, इसलिए वह बोला, युवा गुरु, आज घर पर कई मेहमान आए हैं। वे सभी दूसरे प्रांतों या प्राचीन मार्शल दुनिया से आए हैं। वे सभी मार्शल आर्टिस्ट परिवार हैं। ये सुनकर चंदू ने सिर हिलाया। वह इस बारे में लंबे समय से जानता था। मूल कार्य में जब रात्रि संगठन ने अपना चेहरा दिखाया, मार्शल आर्टिस्ट बलों की एक बड़ी लहर जियांगहाई में आ गई। क्योंकि गु परिवार अनिवार्य रूप से जियांगहाई में स्थानीय शक्ति था, कुछ विनम्र बल पहले गु परिवार के पास उनका अभिवादन करने जाते थे। चंदू कार की खिड़की से टिक गया, ये सोचते हुए कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए, और धीरे से कहा, बूढ़े गांव, चलो वापस चलते हैं। जी हाँ, युवा गुरु। दूसरी तरफ यू जिंगक्सू की तरफ मेइज़ू ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। उसने फिर से यू शिंगक्सुए की ओर देखा, उसके जवाब की प्रतीक्षा में। लेकिन उसे निराशा हुई। ये छात्रा, जिसकी चंदू ने विशेष देखभाल की थी, उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और वह और भी डर गई। यू शिंगक्सुए ने अपना सिर पकड़ लिया, मेइज़ू को घबराहट और बेचैनी से देखते हुए। नहीं, ये बहुत डरावना है। मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में उस तरह के लोग होते हैं। ये बहुत डरावना है। क्या मुझे वास्तव में उस तरह का व्यक्ति बनना होगा? वैसे भी वह व्यक्ति कौन है? मैं उन्हें जानता भी नहीं। नहीं, नहीं, कृपया मुझे जाने दो। मैं बस ठीक से स्कूल जाना चाहती हूँ, स्नातक होना चाहती हूँ और नौकरी ढूंढना चाहती हूँ। मेइज़ू ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। तुम्हें ये करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। बोलने के बाद फुश, मेइज़ू की आकृति वहां से गायब हो गई। हालांकि मेइज़ू के गायब होने के कुछ ही मिनट बाद यू शिंगज़ू, जो अपना सिर पकड़े हुए कांप रही थी और रो रही थी, धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी भयभीत अभिव्यक्ति इसके बजाय अविश्वसनीय रूप से रुग्ण हो गई। उसने अपना चेहरा ढांक लिया, उसके होंठ अनियंत्रित रूप से ऊपर की ओर मुड़ गए और उसकी चमकदार, तारों भरी आंखों में एक रुग्ण खुशी दिखाई दी। टिल्ड, ये वास्तव में असली है टिल्ड, ये सब असली है टिल्ड सीनियर। क्या यह एक परिचयात्मक परीक्षा है? चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अभी अभी उसके दिमाग में आई जानकारी ने यू शिंगज़ू को सब कुछ समझा दिया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, टूटी खिड़की के बाहर चांद को देखा।
ऐसा लग रहा था जैसे वह सीनियर चांदनी में उसे दुलार रहा हो। आटिल्ड से क्लिक, जियाओजू, रात के खाने के लिए नीचे आओ। मेई पहले ही जा चुकी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। स्पेल ने बीच में ही टोक दिया। यू जिंगजू तुरंत वास्तविकता में लौट आए, उसके चेहरे पर बेहद डर और घबराहट थी। ओह ओह, ठीक है माँ। उफ, अभी मुझे क्या हो गया था, कितना अजीब। गू परिवार की आलीशान हवेली के अंदर पहली मंजिल पर बैठक कक्ष में ऊंची छत से एक शानदार झूमर लटका हुआ था। प्रत्येक क्रिस्टल सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे पूरा बैठक कक्ष उज्ज्वल और गर्मजोशी से जगमगा रहा था। दीवारें तैलचित्रों से सजी थीं, जिनमें से प्रत्येक किसी महान गुरु की उत्कृष्ट कृति थी। बैठक कक्ष का साज सामान आलीशान और सुरुचिपूर्ण था। फर्श पर उत्तम कालीन बिछे थे, जो किसी गहरी बहती नदी की तरह मुलायम और भव्य थे। सुंदर नक्काशीदार फर्नीचर व्यवस्थित ढंग से सजाए गए थे। प्रत्येक टुकड़ा परंपरा और गंभीरता की आभा बिखेर रहा था। एक सोफे पर विभिन्न स्वभावों वाले लोगों का एक समूह बैठा था। पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान थे। कुछ लोग शालीन और नेक व्यवहार वाले थे, जबकि अन्य लोग शांति से बैठे थे, उनकी आंखें तेज थीं। कुछ लोग एक कोने में बैठे थे, सौम्य और परिष्कृत परिचितों के साथ खुशी से बातचीत कर रहे थे। कुछ अन्य लोग कॉफी टेबल पर अपने पैर रखे हुए थे, उनके चेहरे पर एक तेज मुस्कान थी, उनके बगल में कोई नहीं था। ये लोग बैठक कक्ष में अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, उनके स्वभाव और पहचान बिल्कुल अलग अलग थे। उनकी उपस्थिति ने पूरे स्थान को एक सूक्ष्म तनाव से भर दिया। गू परिवार के सेवकों ने उन मेहमानों के लिए चाय, पानी और नाश्ता परोसा, जिनकी देखभाल करने का निर्देश गुरुओं ने उन्हें दिया था। छोटी सेनाओं के कुछ युवा एक दूसरे को पहले से जानते थे। कई सेनाओं के युवक युवतियां एक कोने में इकट्ठा हुए और धीमी आवाज में बातें करने लगे। छी छी, ये तो बहुत ही शानदार है। वहां बैठे दो लोगों को देखो, वे अग्नि मेघ पर्वत और शियाओयाओ पर्वत से हैं। 4 महान पर्वतों में से 2 सीधे आए हैं, और गुई संप्रदाय और शुयुन संप्रदाय के लोग भी आए हैं। इनके अलावा विभिन्न मार्शल आर्टिस्ट परिवारों के प्रतिनिधि भी यहाँ एकत्रित हैं। क्या जियांगहाई का गू परिवार सचमुच इतना शक्तिशाली है? क्या ये सभी महान गुरु उन्हें इतना सम्मान देते हैं? ये कहते ही उनके बगल में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो बांस की टोपी पहने था, हंसा। छोटू, तुम गू परिवार को बहुत कम मानते हो। जियांगहाई के स्थानीय अधिपति और प्राचीन मार्शल जगत के एक प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट परिवार के रूप में गो परिवार स्वाभाविक रूप से इतनी सारी ताकतों के आने का हकदार है। बेशक जो लोग आए थे, उनमें से मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली वे दोनों ही होनी चाहिए थीं। बांस की टोपी वाले आदमी ने कोने में बैठी 2 महिलाओं की ओर देखते हुए कहा। सभी ने बांस की टोपी वाले आदमी की निगाहों का पीछा किया। उन्होंने कोने में 2 बेहद खूबसूरत महिलाओं को देखा। उनमें से एक महिला के लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे, उसकी भौहें एक सौम्य लेकिन दृढ़ स्वभाव को दर्शा रही थीं। उसने एक सादी और सुंदर हरी पोशाक पहनी थी। उसका व्यवहार किसी खिलते हुए फूल जैसा सुडौल था, जिससे एक ताज़ा और बुद्धिमान आभा झलक रही थी। हालांकि अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। दूसरी युवती बिल्कुल अलग थी। उसने काला लबादा पहना था, उसके हाव भाव ठंडे थे और उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी हत्या की भावना झलक रही थी। उसकी सुंदरता में एक शीतलता और एकांत का भाव था, मानो वह अंधेरे में खिलता हुआ एकांत ऑर्किड हो, जिससे लोग उसके पास जाने की हिम्मत न कर पाएं। सच कहूं तो इन दोनों महिलाओं की यहाँ उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी प्रमुख लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। युवा पीढ़ी के एक समूह ने भी इन दोनों की सुंदरता से अपने दिलों में हलचल महसूस की। वे अपने संप्रदाय के बुजुर्गों से पूछे बिना नहीं रह सके, गुरु, ये कौन है? हालांकि उन्हें जो जवाब मिला वह एक कड़ी फटकार थी। अचानक जो लोग उनकी पहचान नहीं जानते थे, उन्हें समझ आ गया कि वे ऐसे प्राणी नहीं हैं जिन्हें वे भड़का सकें। हरे रंग की महिला शांगगुआन मियाओइन थी। वह शांगगुआन परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली और रात्रि संगठन की सदस्य थी। क्योंकि लेन किंग कियू ने पहले ही उसे यह जांचने का आदेश दिया था कि जियांगहाई में कितनी सेनाएं प्रवेश कर चुकी हैं और उनकी ताकत क्या है, इसीलिए शांगगुआन मियाओइन गू परिवार में आई थी। सबसे पहले वह जानती थी कि ये सेनाएं आज गू परिवार में आने के लिए सहमत हुई हैं, और दूसरी बात, उसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया से गुरु के पति से मिलना था, ये देखने के लिए कि उनमें ऐसा क्या खास है कि गुरु ने उन्हें चुना। अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर शांगगुआन मियाओइन मुस्कुराई जैसे ही उसने अपने बगल में उदासीन युवती को देखा, और धीरे से कहा, निंगकियान, तुम ऐसी जगह क्यों आए हो? क्या ये भी रात के लिए है? युवती लगभग 15 या 16 साल की लग रही थी। शांगगुआन मियाओइन के शब्दों को सुनकर उसके ठंडे चेहरे पर हल्की प्रतिक्रिया हुई। उसने ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने वरिष्ठ भाई को ढूंढने आई थी। ये कहते ही शांगगुआन मियाओइन को खुशखबरी मिली। उसने सहजता से पूछा, वरिष्ठ भाई? ओह, क्या ये ड्रैगन किंग पैलेस के युवा स्वामी जियाओलिन हैं? जब निंगकियान ने जियाओलिन नाम सुना तो उसके मूल रूप से ठंडे भाव में थोड़ी अस्वाभाविकता आ गई और उसकी आंखों में एक युवा लड़की की अनोखी शर्म का भाव दिखाई दिया।
उसकी हरकतें थोड़ी अकड़ गईं और वह और कुछ कहने को तैयार नहीं थी, केवल सिर हिलाकर बोली, हम। वास्तव में ड्रैगन किंग पर्वत पर जियाओ लिन के अलावा एक और व्यक्ति भी साधना कर रहा था। वह निंगकियान थी। वह ड्रैगन किंग पर्वत पर जियाओ लिन की कनिष्ठ बहन थी। वह जियाओ लिन को ढूंढने पहाड़ से नीचे आई थी क्योंकि ड्रैगन किंग पर्वत पर मास्टर लिन ने कहा था कि हेक्साग्राम अचानक बदल गया है और नाइट ऑर्गेनाइजेशन फिर से प्रकट हो गया है, जिसका मतलब है कि इस दौरान जियाओ लिन को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसे जियाओ लिन की मदद के लिए पहाड़ से नीचे आना पड़ा। शांगुआन मियाओइन ने बोलना बंद कर दिया। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और वह ये खबर मास्टर को बताने के लिए तैयार थी। लेकिन उससे पहले उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, वहां मौजूद लोगों का जायजा लिया। उबे हुए उबाऊ लोगों का एक झुंड। अगर मास्टर का आदेश न होता तो ये छोटे बच्चे उसके साथ एक ही कमरे में नहीं रह पाते। शायद चंदू नाम का वह व्यक्ति भी इन लोगों की तरह उबाऊ होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, माफी मांगती हुई एक आवाज आई, माफ करना, कंपनी में किसी काम से मुझे थोड़ी देर हो गई। तुम सबने ज्यादा देर तो नहीं की है ना? ये सुनकर लिविंग रूम अचानक शांत हो गया और सबने देखा। उन्होंने देखा गु परिवार के मुखिया प्रशांत क्षमा प्रार्थी भाव के साथ चले आए। उनके पीछे एक व्यक्ति अपने होठों पर एक परिष्कृत और सौम्य मुस्कान के साथ चल रहा था। ये था चंदू। अपने बूढ़े पिता के निर्देशों का पालन करते हुए चंदू ने हर समय मुस्कुराते हुए और कम बोलते हुए अपनी मुस्कान बनाए रखी। अचानक लिविंग रूम का माहौल बदल गया। मुख्य व्यक्ति प्रशांत आखिरकार आ गया। प्रशांत ने जानबूझकर चंदू के लौटने का इंतजार किया ताकि चंदू इतने सारे मार्शल आर्टिस्टों की एक साथ मौजूदगी के गंभीर माहौल का आदी हो सके। इसके अलावा वह ये भी चाहते थे कि चंदू मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में इन प्रमुख ताकतों के और सदस्यों को जाने। भविष्य में और अधिक बातचीत करने में कोई बुराई नहीं थी। जैसे ही चंदू चला गया, उसने जल्दी से विभिन्न तोप के चारे और छोटे तलना को स्कैन किया। जब उसने कोने में बैठे काले कपड़े पहने व्यक्ति को देखा तो चंदू मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया। अच्छा, जियो लिन की छोटी बहन वास्तव में आ गई थी। फिर हर कोई यहाँ था। शांगुआन मियाओइन ने चंदू को इधर उधर देखते देखा और तिरस्कार का अनुभव किया। एक और इंसान जो सुंदरता से आसानी से मोहित हो जाता है। काश उसे सचमुच समझ नहीं आता कि स्वामी ने ऐसे बेकार आदमी को मोहरे के रूप में क्यों चुना। ओह, शांगुआन मियाओइन समझ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि गो परिवार का युवा स्वामी बहुत बेकार था, इसलिए अगर उसे यूं ही छोड़ भी दिया जाता तो कोई अफसोस नहीं होता। तो ऐसा ही है जैसी कि मालिक से उम्मीद थी। शांगुआन मियाओइन ने मन ही मन प्रशंसा की। तो मुझे इस आदमी के और भी असहनीय पहलू देखने दो। इसलिए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और चंदू को गौर से देखने लगी ताकि रिपोर्ट करते समय वह मालिक से शिकायत कर सके। दूसरी ओर चंदू को एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। उसे हमेशा एक खास तरह की गहरी नज़र उस पर टिकी हुई महसूस हो रही थी। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। बहुत से लोग कामुक होते हैं। सुंदर दिखना भी एक भूल है। इस जमाने में लड़कों को सचमुच अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। गु परिवार की हवेली के स्वागत कक्ष में विभिन्न मार्शल आर्टिस्ट सेनाओं के प्रतिनिधि और शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट परिवारों के कुलीन लोग एकत्रित हुए। परिवार के मुखिया प्रशांत मुख्य आसन पर बैठे थे। उनकी भौहें स्थिर भाव प्रकट कर रही थीं। हालांकि वास्तव में उन्हें नाइट ऑर्गेनाइजेशन के पुनः प्रकट होने के बारे में बहुत पहले ही पता चल चुका था। अगर यह अतीत में होता तो स्वाभाविक रूप से उन्हें इसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि गो परिवार ने 5 साल पहले नाइट ऑर्गेनाइजेशन की घेराबंदी और दमन में भाग नहीं लिया था। अब जब नाइट ऑर्गेनाइजेशन पुनः प्रकट हो गया है तो स्वाभाविक रूप से वे इससे ज्यादा परेशान नहीं होंगे। हालांकि प्रशांत असहाय महसूस कर रहे थे क्योंकि उनके अपने बेटे को लेंग परिवार की लेंग किंग क्यू से प्यार हो गया था। उस समय दानववाद अभियान से सबसे ज्यादा प्रभावित लेंग परिवार ही था और नाइट किंग भी लेंग परिवार से ही थे। इस अभियान में लेंग परिवार निश्चित रूप से संदेह और जांच का पहला निशाना होगा। अरे मेरे बेटे, तुमने अपने बूढ़े पिता को सचमुच एक मुश्किल समस्या दे दी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जियाओगु को 5 साल पहले की घटना के बारे में पता था या नहीं, लेकिन चूंकि उसने स्वयं ही सहज क्षेत्र में साधना की थी, इसलिए उसके अपने कुछ रहस्य अवश्य होंगे। तो अब समय आ गया है कि उसे उस समय की उस घटना के बारे में बताया जाए। ये सोचकर और ये देखकर कि समय लगभग सही था, इसलिए प्रशांत ने विभिन्न शक्तियों के प्रतिनिधियों की ओर देखा जो मिलने आए थे और गहरी आवाज में बोले, सभी 5 साल पहले हमने सोचा था कि हमने रात्रि संगठन को पूरी तरह से मिटा दिया है। हालांकि अब उनकी गतिविधियों के फिर से संकेत मिल रहे हैं और उन्होंने यान वांग हॉल के हॉल मास्टर की मृत्यु का भी कारण बना। यह ऐसी चीज है जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुरंत हॉल में चर्चाएं शुरू हो गईं और विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों के चेहरे आश्चर्य और संदेह से भर गए। एक संप्रदाय का एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसने प्रशांत को सख्ती से देखा और भारी आवाज में कहा,
परिवार प्रमुख गो, क्या यान वांग हॉल के हॉल मास्टर की मृत्यु वास्तव में रात्रि संगठन के कारण हुई थी? क्या आपने पूरी जांच पड़ताल की है? क्या होगा अगर यह धर्मनिरपेक्ष दुनिया में छिपा कोई राक्षसी मार्ग हो? दरअसल, जब यान वांग हॉल के हॉल मास्टर की मृत्यु हुई तो अधिकांश सेनाओं और संप्रदायों ने अनुमान लगाया कि यह नाइट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई थी। सुरक्षा के लिहाज से ही वे जल्दी से वहां पहुंचे थे, लेकिन अब गो परिवार प्रमुख के शब्दों को सुनकर क्या अपराधी वास्तव में नाइट ऑर्गेनाइजेशन था? प्रशांत ने ये सुना और गंभीरता से कहा, एल्डर जियांग का ऐसा सोचना स्वाभाविक है। हालांकि एक बात है जो शायद आप सभी को अभी तक पता न हो। अभी हाल ही में जियांगहाई इलाके में रोज रोमांस नामक एक प्रतिबंधित प्रतिष्ठान में 5 और हत्याएं हुईं। 5 लोगों की लाशें दीवार पर टंगी थीं और उनके नीचे खून से बनी एक पंक्ति थी। इस पर प्रशांत का स्वर बहुत गंभीर था, अर्थात रात्रि अंततः सभी बुराइयों का नाश करेगी। ये शब्द कहते ही पूरा हॉल शोर से भर गया। चंदू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह वाह, असर तो बहुत अच्छा हुआ, उसने अपने ही पिता को बेवकूफ़ बना दिया। हालांकि मेरे रात्रि संगठन का अभी तक कोई प्रोटोटाइप भी नहीं है। फिर भी अभी तक बना नहीं है, वास्तव में कोई रात्रि संगठन है ही नहीं। उसने उन लोगों की ओर देखा जिनके हाव भाव बहुत बदल गए थे और मन ही मन खुशी से हंसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितना ज्यादा आप मुझ पर ध्यान देंगे, मेरे लिए अपनी योजना पूरी करना उतना ही आसान होगा। गु परिवार का स्वागत कक्ष पहले से ही शोरगुल से भरा हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था। हाँ, उस जमाने में वो नाइट ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में खौफ पैदा कर दिया था, क्या वो हर ऑपरेशन के बाद यही संदेश नहीं छोड़ जाता था? क्यों? 5 साल पहले तो साफ तौर पर इसका सफाया हो गया था, फिर से क्यों उभर आया है? क्या नाइट किंग मुझे पकड़ने आएगा? हमारा संप्रदाय अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? नाइट ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखनी चाहिए थी। क्या ये उन संगठनों की जानबूझकर फैलाई गई दहशत हो सकती है जिन्होंने उस जमाने में घेराबंदी और दमन में हिस्सा लिया था? उस नज़र से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारा ब्लड सेबर संप्रदाय नाइट ऑर्गेनाइजेशन का रूप धारण कर रहा है? अरे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। क्या ये बिना कहे स्वीकारोक्ति नहीं है? धिक्कार है। क्या तुम लड़ाई की तलाश में हो? मत भूलना, हम कभी एक तरफ नहीं थे। हम यहाँ सिर्फ नाइट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इकट्ठे हुए हैं। बढ़ते तनावपूर्ण माहौल को देखकर प्रशांत ने हल्की सी खांसी। अगले ही पल भिनभिनाहट, कमरे में तुरंत एक जोरदार दबाव महसूस हुआ। बेचैनी भरी आवाज़ें तुरंत दब गईं और सबकी निगाहें एक बूढ़े आदमी पर टिक गईं जो न जाने कब चंदू के पीछे खड़ा था। बूढ़े गांव की निगाहें कमरे में मौजूद सभी लोगों पर किसी तेज तलवार की तरह घूम गईं। उनकी मौजूदगी ने तुरंत पूरे स्वागत कक्ष को खामोश कर दिया और दमनकारी माहौल तुरंत जम गया। ग्रैंडमास्टर विशेषज्ञ, वहां मौजूद हर कोई बेहद हैरान था। उन्होंने बहुत समय से सुना था कि गो परिवार शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बूढ़ा सेवक इतनी ताकतवर होगा। ये देखकर प्रशांत ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ ठंडी और अधिकारपूर्ण थी, जो पूरे स्वागत कक्ष में गूंज रही थी। ये गो परिवार है, यहाँ तुम यूं ही लड़ने झगड़ने की जगह नहीं हो। एकाएक सभी चुप हो गए। शांगगुआन म्याओइन पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उसने चंदू को दिलचस्पी से देखा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। मौजूदा हालात के बावजूद उसमें डर का कोई निशान नहीं दिख रहा था। उसका हृदय स्वभाव काफी अच्छा था। उसकी अपनी शक्ति जन्मजात के प्रारंभिक चरण में थी, इसलिए वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि चंदू एक साधारण प्रतिभाशाली परिवार का शिष्य था जिसका हृदय स्वभाव अच्छा था। उसमें कुछ खास नहीं था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुस्कुराया। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशांत चाहता था कि वह मुस्कुराता रहे और कम बोले? शांगगुआन म्याओइन थोड़ी निराश हुई। उसने उम्मीद की थी कि चंदू कुछ उल्लेखनीय या शायद कुछ अनाकर्षक प्रदर्शन करेगा। इस तरह उसका अपना आंतरिक संतुलन थोड़ा बेहतर होगा। आखिरकार वास्तव में मास्टर का धर्मनिरपेक्ष विश्वपति या कुछ और बनना। हालांकि यह सिर्फ एक नामात्र का दिखावा था, लेकिन फिर भी इससे उसे बहुत जलन हुई। ये क्रोधित करने वाला था। अगर यह एक बड़े परिवार की शक्ति के बारे में था, उनका शांगगुआन परिवार भी ऐसा कर सकता था। उसके लिए खुद को एक आदमी के रूप में प्रच्छन्न करना और मास्टर के साथ शांगगुआन परिवार को संभालना असंभव नहीं होगा। शांगगुआन म्याओइन का दिल बेहद असंतुलित था। उसने चंदू के बारे में कुछ शर्मनाक खोजने की कसम खाए। उसके बगल में निंगकियान, हालांकि बूढ़े गांव को देख रहा था जो चंदू के पीछे था, युद्ध के इरादे से बढ़ रहा था। शायद ये ड्रैगन किंग माउंटेन मास्टर्स के प्रभाव के कारण था, इसलिए मजबूत विरोधियों से लड़ना वह सबसे ज्यादा पसंद करता था। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर समूह की ओर बोला, सब लोग, मैं वो हुआ हॉल का 33वीं पीढ़ी का हॉल मास्टर हूँ। मेरे गुरु ने भी उस समय नाइट ऑर्गेनाइजेशन को घेरने और दबाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया था।
इसलिए मैं नाइट ऑर्गेनाइजेशन के आतंक और उनके नियमों को गहराई से समझता हूँ। हर ऑपरेशन के बाद ये वाक्य कहना हर नाइट ऑर्गेनाइजेशन सदस्य को करना ही चाहिए। मैं 100% निश्चित तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 90% निश्चित हूं कि यह नाइट ऑर्गेनाइजेशन वही नाइट ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 साल पहले था। इस बिंदु पर वहुआ हॉल के हॉल मास्टर का स्वर क्रोधित हो गया। वे जिसे बुरा मानते हैं उसे मारने के लिए अपनी ही चालें चलते हैं। यही वह चाल है जो ये लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आज के समाज में यहाँ तक कि बेहद बुरे मार्शल आर्टिस्ट को भी विशेष विभागों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। उन्हें इस तरह गुप्त रूप से खत्म करना और बुराई को खत्म करने की आड़ में उनकी आत्माओं को साधना के लिए अवशोषित करना, ये राक्षसी मार्ग से अलग नहीं है। हम नाइट ऑर्गेनाइजेशन को तबाही मचाते नहीं रहने दे सकते, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। वहुआ हॉल के हॉल मास्टर के शब्दों ने कई मार्शल आर्टिस्ट समूहों को सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे थे जो विपरीत विचार रखते थे। शांगगुआन मियाओइन उनमें से एक थी। उसकी बातें सुनकर वह ऊपर से मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में तिरस्कार भरा था। बहुत पाखंडी। मार्शल आर्टिस्टों के बीच की लड़ाइयाँ स्वाभाविक रूप से जीवन मरण की होती थीं, और मार्शल आर्टिस्ट विभाग शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों के लिए लगभग बेकार था। प्राचीन मार्शल जगत में मार्शल आर्टिस्ट विभाग के नियंत्रण के बिना हत्या और खजाना छीनने की घटनाएं और भी ज्यादा होती थीं। इसे कौन संभालेगा? क्या इसे संभाला जा सकता है? एक तेजतर्रार आदमी ने भी यही सोचा। उसने वहुआ हॉल के हॉल मास्टर का मजाक उड़ाया। मूर्ख, नाइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम जो कहते हो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर तुम कहते हो कि सभी बेहद दुष्ट मार्शल आर्टिस्टों को विशेष विभागों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। हम मार्शल आर्टिस्टों के बीच अगर दो पक्ष लड़ने लगें तो क्या तुम्हें लगता है कि एक पक्ष दूसरे को जिंदा छोड़ सकता है? छुपे हुए खतरे को छोड़ देने का मतलब हो सकता है कि कुछ साल बाद दूसरा पक्ष हमसे बदला लेगा। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए? उन्हें मार दो और एक बेहद दुष्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाओ। उन्हें मत मारो, उन्हें बढ़ने दो और बाद में हमसे बदला लेने दो। मुझे कठोर शब्दों में बोलने के लिए दोष मत दो, लेकिन मेरे गुरु उस समय नर्म दिल थे, इसीलिए उन्होंने लेंग परिवार में सभी को नहीं मारा। मैंने सुना है। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। लेंग परिवार में अभी भी काफी लोग बचे हैं, है ना? नाइट किंग शायद उन्हीं में से आया होगा। मेरी राय में हमें लेंग परिवार में सभी को मार देना चाहिए और जड़ों को मिटा देना चाहिए। इन शब्दों पर शांगगुआन मियाओइन की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी पड़ गई और उसकी आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक चमक उठी, जैसे उसने कॉफी टेबल पर पैर रखे अभिमानी आदमी को देखा। नहीं, मुझे रोकना होगा। मैं खुद को उजागर नहीं कर सकती। शांगगुआन मियाओइन, आपको रोकना होगा, सहन करना होगा। मुस्कुराते रहो, अपना धैर्य बनाए रखो। हम जैसे ही शांगगुआन मियाओइन खुद को कुछ मनोवैज्ञानिक परामर्श देने वाली थी, अचानक उसने देखा कि सेक्युलर दुनिया से मास्टर का पति, जो मुस्कुरा रहा था और कुछ नहीं कह रहा था, अचानक खड़ा हो गया और फिर उस अभिमानी आदमी की ओर चला। रुको, क्या चल रहा है? शांगगुआन मियाओइन थोड़ा घबरा गया। वह क्या करना चाहता था? क्या यह आदमी गुस्से में था क्योंकि दूसरे पक्ष ने कहा कि वे लेंग परिवार को खत्म कर देंगे? शांगगुआन मियाओइन ने चंदू को देखा। प्रसाद ने भी अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं चंदू को देखते हुए, जो अचानक उठ खड़ा हुआ था और तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी की ओर चलते हुए मुस्कुरा रहा था। वह उसे रोकने ही वाला था, लेकिन फिर उसने बेहतर सोचा। उसके दिल में बेबसी का एक संकेत दिखाई दिया। हाय, कैसा पाप! अन्य सेनाएं भी इस गो परिवार के कनिष्ठ को जिज्ञासा से देख रही थीं, जिसने शुरू से ही बात नहीं की थी। ये व्यक्ति तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी की ओर क्यों चल रहा है? क्या वह नहीं जानता कि दूसरी पार्टी कितनी निर्दयी है और उसका रक्षक अभी भी वहां है? तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी ने अपना पैर कॉफी टेबल पर टिका रखा था। धीरे धीरे बड़बड़ाती आवाजें कम हो गईं। ये देखकर कि सभी की निगाहें उसके बाईं ओर थीं, उसने भौहें सिकुड़ीं और ऊपर देखा। जब उसने देखा कि यह चंदू था तो उसने व्यंग्य किया, क्या तुम्हें कुछ कहना है? गू परिवार के मुखिया के बेटे के रूप में तुम्हें बोलने का अधिकार है। ये सुनकर चंदू केवल दयालुता से मुस्कुराया, फिर अपनी मुट्ठी भींची और धीरे से कहा, मुस्कुराओ और सहन करो। तुम क्या कह रहे हो? तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? विविध मछलियों की बड़बड़ाहट को अनदेखा करते हुए चंदू ने मन ही मन सोचा, सिस्टम, कृपया मुझे कुछ शक्ति दो। मेजबान के लिए पहले से ही छूट दी गई टिल्ड 10 वॉट शुद्ध प्रेम अंक का उपभोग किया। मेजबान की ताकत को सहज शिखर तक बढ़ाने के लिए निर्धारित टिल्ड, और जिस क्षण उसकी ताकत बढ़ी, चंदू की मूल रूप से दयालु अभिव्यक्ति अचानक बेहद ठंडी हो गई। धमाका! उसने तेजी से एक मुक्का मारा। तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी के चौंके हुए चेहरे पर जोरदार निशाना साधा। तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी ने चंदू इस जगह पर अचानक कोई हरकत करने के लिए
अचंभित होकर वह केवल सहज रूप से अपना हाथ उठा सका। चंदू की मुट्ठी को रोकने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम पागल हो? तुम क्या करना चाहते हो? तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी मध्य चरण सहज साधना वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जिस क्षण उन्होंने अपना हाथ उठाया, उन्होंने बचाव के लिए अपनी राक्षसी तकनीक को सक्रिय कर दिया। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चंदू का मुक्का बहुत शक्तिशाली था। केवल एक धमाका सुनाई दिया, सच्चीची बिखर गई और चंदू का जानबूझकर किया गया मुक्का सीधे उनके बचाव को तोड़ गया। उफ उफाह! एक सुस्त धमाके के साथ तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी ने एक चीख मारी और उनका पूरा शरीर सोफे से पीछे की ओर उड़ गया, जमीन पर गिर गया। उनके चेहरे पर एक लाल सूजा हुआ निशान दिखाई दिया और उनके मुंह के कोने से खून बहने लगा। तियानमो संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उन्हें पहले कभी ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था। उसने अपने दांत पीस लिए, ऊपर देखा और चंदू को भयंकर रूप से घूरते हुए गाली दी, कमीने! तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? चंदू ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा। वह केवल भावशून्य रूप से तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी की तरफ चला गया, फिर अपनी मुट्ठी फिर से उठाए और उसे तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी के चेहरे की ओर दे मारा, जो जमीन पर लेटे हुए थे। तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी चकमा देना चाहते थे, लेकिन चंदू की गति बहुत तेज थी, वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। धमाक! चंदू की मुट्ठी फिर से उनके चेहरे पर लगी। इस बार उनकी नाक भी टूट गई और खून निकल आया। ओहा! तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी ने अपनी नाक पकड़ ली, एक दर्द भरी कराह निकली। धमाक धमाक धमाक! चंदू हालांकि नहीं रुका। तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी को बिना किसी जवाबी कार्रवाई के पीटा गया। वह केवल अपने शरीर को लगातार मोड़ सकता था और जमीन पर रेंग सकता था। आसपास के सभी लोग चंदू की हरकतों से स्तब्ध थे, कोई भी प्रतिक्रिया देने में विफल रहा। मुझे पूछने की अनुमति दें। जब आप राक्षसों को खत्म करने के तरीके पर चर्चा कर रहे हों तो कोई एक सुझाव देता है। फिर अचानक बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का बेटा दौड़कर आता है और बिना कुछ कहे सुझाव देने वाले की पिटाई कर देता है। हर कोई स्तब्ध रह जाएगा, है ना? सभी को ये समझ से परे लगेगा, है ना? तभी तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी अब खुद को रोक नहीं सके। वह जोर से दहाड़े, मोलाओ! मुझे बचाओ! इन शब्दों पर स्तब्ध एल्डर अचानक अपने होश में आया। वह तियानमो संप्रदाय का एक एल्डर और युवा स्वामी का रक्षक था, जिसके पास सर्वोच्च जन्मजात मार्शल कलाकार की साधना थी। अपने युवा स्वामी को इस तरह पिटता देख उसने आखिरकार अपना संयम वापस पाया और दौड़कर चंदू को डांटते हुए बोला, रुको! तुरंत रुको! क्या तुम हमारे युवा स्वामी को मारना चाहते हो? ये सुनकर चंदू ने अपनी हरकतें बंद कर दीं। जमीन पर पड़े तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी को देखने के बाद, जो पहले से ही आंखें घुमा रहे थे और कराह रहे थे, उसने अपने हाथ से खून झाड़ा, एल्डर की ओर देखा और शांति से कहा, तुम्हारा युवा स्वामी मेरे लोगों को मारना चाहता था। मैं पहले ही उसे कुत्ते की जिंदगी देकर बहुत कानून का पालन कर चुका हूं। सभी ने शुरू में सोचा कि चंदू कुछ और कहना चाहता है। फिर भी उसने वास्तव में तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी के बारे में कुछ कहा था, जो उसके लोगों को मारना चाहता था। ये सुनकर एल्डर भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उनका मानना था कि चंदू जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा था, इसलिए उसने गुस्से से प्रशस्त की ओर देखा और पूछा, गू परिवार के मुखिया, आपके अच्छे बेटे का वास्तव में क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। हालांकि प्रशस्त के बोलने से पहले चंदू ने पास के कांपते हुए नौकर से एक गीला पोंछा उठाया, अपनी मुट्ठी से खून पोंछा और फिर ठंडेपन से उपस्थित सभी को देखा। उसने धीरे से एक वाक्य बोला जिसने सभी को चौंका दिया, मैं यहाँ सभी को बताना चाहता हूँ कि लेंग किंग क्यू मेरा प्रिय है। चंदू के शब्दों की गंभीरता प्राचीन मार्शल दुनिया के एक ग्रैंड मास्टर विशेषज्ञ से कम नहीं थी, जो आत्मविनाश कर रहा हो और ताइचू संप्रदाय के द्वार को नष्ट कर रहा हो। एक पल में सभी के दिमाग खाली हो गए। प्रशस्त ने असहायता से अपना माथा रगड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, उसने फिर भी यह कहा। अब शांगगुआन म्याओइन का मन भी चकरा गया था। उसने सचमुच इतनी सारी ताकतों के सामने मालिक के साथ अपने रिश्ते को कबूल किया। क्या उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है? शांगगुआन म्याओइन ने आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया, उसके मुंह के कोने बेकाबू होकर ऊपर की ओर मुड़ गए। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, यह आदमी अपने मालिक से इतना प्यार करता है। शांगगुआन म्याओइन पहले से ही चंदू को देखने के लिए उत्सुक थी। ये बेहद स्नेही आदमी टूटकर रो पड़ा जब मालिक ने उसकी असली पहचान बताई और गो परिवार पर कब्जा कर लिया। निंगकियान ने भी चंदू की तरफ देखा। उसने चंदू के बारे में थोड़ा और सोचा। चंदू के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने शुरू में सोचा था कि इस दुनिया का सबसे सिद्धांतवादी आदमी उसका बड़ा भाई जियाओलिन है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि गो परिवार का ये युवा गुरु भी इतना सिद्धांतवादी होगा, यहाँ तक कि इतने सारे मार्शल आर्टिस्टों के सामने ये स्वीकार करने की हिम्मत भी करेगा कि लेंग परिवार की युवा कुमारी उसकी प्रेमिका थी। अब गो परिवार भी शक के घेरे में आ जाएगा। दूसरी ओर चंदू ने जरा भी अफसोस नहीं जताया।
उसने सोचा था कि ये लोग आज लेंग परिवार के बारे में ज़रूर बात करेंगे। उस समय उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा और फिर शांति से लेंग परिवार के साथ अपने रिश्ते को जाहिर करना होगा। सबको ये बताना होगा कि लेंग परिवार निर्दोष है और उसका नाइट ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। यही योजना थी, लेकिन उसने एक ऐसा तरीका चुना जिसने सभी को एक बुरी दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रशांत, क्या तुम्हारा गो परिवार भी नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है? सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला एक बुजुर्ग अचानक खड़ा हो गया। वह अपनी छड़ी पर झुक गया, उसका चेहरा गंभीर था और वह प्रशांत पर गरजा। एक पल में सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सही है। ये पहले से ही बहुत अजीब था कि गो परिवार ने उस समय नाइट संगठन के घेराव और दमन में भाग नहीं लिया था। अब जबकि लेंग परिवार का वास्तव में गो परिवार से संबंध था, उनके पास संदेह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फूंफकार, फूंफकार, फूंफकार। तुरंत सभी मार्शल आर्टिस्ट खड़े हो गए और सतर्कता से प्रशस्त को देखने लगे। माहौल अविश्वसनीय रूप से भारी हो गया। भड़काने वाले, चंदू ने उपहास किया और धीरे से कहा, मूर्खों का एक समूह जो हर अफवाह पर विश्वास करता है। तुम सब के साथ, क्या तुम अभी भी असली नाइट को खोजना चाहते हो? सौभाग्य से मैंने पहले से ही उस स्थिति का अनुमान लगा लिया था जहां मैं कोई कदम उठाने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तो मैंने पहले से ही प्लान भी तैयार कर लिया था। ठीक है, तो मुझे लेंग परिवार को अपना नाम साफ करने में मदद करने दो। बेवकूफ़, बेवकूफ़। वहां मौजूद हर किसी को एक अजीब सा एहसास हुआ। उनमें से कौन प्राचीन मार्शल जगत का प्रमुख और सम्मानित व्यक्ति नहीं था? उनमें से कौन चंदू के जन्म से पहले ही आदरणीय वरिष्ठ नहीं था? इस मामूली कनिष्ठ ने सचमुच उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का साहस किया। यहाँ तक कि प्रशांत भी उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अचानक बेंत वाले बूढ़े ने घुरघुराहट के साथ कहा, अरे ढीठ बच्चे, मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए कि अपने पिता की ओर से अपने बड़ों से कैसे बात करनी है। भिनभिनाहट। एक शक्तिशाली आभा बुजुर्ग से चंदू की ओर प्रवाहित हुई। ज़ियाओयाओ पर्वत एल्डर गुओ, वह वास्तव में ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंच गया। अब ज़ियाओयाओ पर्वत पर 4 ग्रैंड मास्टर शक्तियां शासन करेंगी। सभी के चेहरों पर पहले आश्चर्य और फिर निरंतर प्रशंसा झलक रही थी। ज़ियाओयाओ पर्वत पर पहले से ही 3 ग्रैंड मास्टर थे, अब जबकि एल्डर गुओ आगे बढ़ गए थे, वह चौथे थे। इसका मतलब था कि ज़ियाओयाओ पर्वत 4 महान पर्वतों का मुखिया बन जाएगा। हालांकि इससे पहले कि ग्रैंड मास्टर आभा चंदू को प्रभावित कर पाती, एक और ठंडी खर्राट ने उस आभा को तितर बितर कर दिया और एक और भी शक्तिशाली आभा सीधे ज़ियाओयाओ पर्वत के एल्डर गुओ की ओर बढ़ी। खांसी। एल्डर गुओ ने एक दबी हुई घुरघुराहट की, उनके मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। सबने देखा, प्रशांत के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उनसे निकलने वाली आभा भी। ग्रैंड मास्टर, गु परिवार के मुखिया भी एक ग्रैंड मास्टर हैं। प्रशांत को पहले कभी कोई हरकत करते नहीं देखा था, इसलिए हर कोई उसके साधना स्तर का अनुमान लगा रहा था। किसने सोचा होगा कि वह एक ग्रैंड मास्टर भी है? जबकि सभी हैरान थे, उन्हें यह भी यकीन हो गया कि गु परिवार वास्तव में नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। ज़ियाओयाओ पर्वत के एल्डर गुओ ने अपनी आभा को बिखरते और खुद को घायल होते देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने खून के धब्बे पोंछे, प्रशांत को देखा और ठंडे स्वर में कहा, गु परिवार के मुखिया, इसका क्या मतलब है? क्या आपका गो परिवार वास्तव में नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है? प्रशांत बूढ़े की बातों से लगभग हंसा और बोलने ही वाला था। तभी उसने चंदू को मजाक करते सुना, बूढ़े, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस एक छोटा सा इनेट हूं और तुमने बेशर्मी से मुझ पर घात लगा दिया। मेरे पिता ने मुझे बचाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वे तुम्हें मुझे मारने की इजाज़त दे रहे हैं, है ना? बूढ़े, बोलने से पहले क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो? और मेरे पिता द्वारा मुझे बचाने का नाइट ऑर्गेनाइजेशन से क्या संबंध है? आप शुरू से ही कह रहे हैं कि हम नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या आप में से किसी के पास ये साबित करने का कोई सबूत है कि हमारा गो परिवार और लेंग परिवार नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? ये कहते ही ज़ियाओयाओ पर्वत के एल्डर गुओ, जिनका चेहरा बार बार बूढ़ा कहे जाने से हरा से सफ़ेद हो गया था, ने अपना गुस्सा दबाते हुए गहरी आवाज़ में कहा, नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा कोई भी किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अगर जांच के बाद वह निर्दोष पाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। इस कथन को कई लोगों ने स्वीकार किया। ये सही है, नाइट ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न प्रमुख शक्तियों के बीच छिपने में माहिर है। हमें सीधे पूरी जांच करनी चाहिए। अगर वे निर्दोष हैं तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं। एक और एल्डर ने प्रशांत की ओर देखा, गो परिवार के मुखिया, आप भी जानते हैं कि नाइट ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम आपके गो परिवार का अनादर करते हैं, लेकिन हम दुनिया को फिर से अंधकार में नहीं डूबने दे सकते। सब लोग, मेरा प्रस्ताव है कि हम आज गो परिवार और लेंग परिवार की जांच करें। शांगगुआन म्याओइन ने यह दृश्य दिलचस्पी से देखा और चंदू की ओर देखा, जिसके चेहरे पर सामान्य भाव थे। मुझे आश्चर्य है कि तुम इस स्थिति को कैसे संभालोगे।
जैसे ही उसने ये सोचा, चंदू के मुंह पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और फिर उसने बीच में ही टोक दिया, तुम सब चुप हो जाओ। चूंकि तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो इस पीढ़ी के एक कानून का पालन करने वाले अच्छे युवा के रूप में मुझे भी कुछ कहना है। ये सुनकर एल्डर गुओ और दूसरे बोलने वाले एल्डर की आंखें फड़क उठीं। अपने गुस्से को दबाते हुए उन्होंने चंदू की ओर देखा, तुम्हें और क्या समझाना है? चंदू ने सिर हिलाया, समझाओ नहीं, इशारा करना है। उसने गहरी सांस ली, फिर ज़ियाओयाओ पर्वत के एल्डर गुओ की ओर देखा। आपने अभी कहा कि हमारा गो परिवार नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बचाया था, तो क्या मैं भी कह सकता हूँ? चंदू ने तियानमो संप्रदाय के रक्षक की ओर इशारा किया, जिसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। इस तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी के रक्षक ने अभी अभी उसे बचाया है, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि वे नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? रक्षक कुछ समझा पाते इससे पहले ही चंदू ने अचानक एहसास का दिखावा किया और एल्डर गुओ की ओर इशारा किया, जिनका चेहरा भी कुछ स्तब्ध था। तुम मुझे उस तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी की रक्षा करने का उपदेश दे रहे थे जो रात्रि संगठन से जुड़ा है। तियानमो संप्रदाय का युवा स्वामी रात्रि संगठन से जुड़ा है, तो तुम भी रात्रि संगठन से जुड़े हो। तुम मुझे चुप कराना चाहते हो? ज़ियाओयाओ संप्रदाय के बुजुर्ग गुओ को ये सुनते ही पसीने छूट गए। उन्होंने अपने आसपास खड़े दूसरे गुट के सदस्यों की ओर देखा, जिनकी आंखों में झिझक के भाव थे। उन्होंने मन ही मन कोसा, ये सच में बेवकूफ़ है, और साथ ही घबराहट में चिल्लाए, क्या मजाक है? मैं ज़ियाओयाओ पर्वत का गुओ तियानयुन हूँ। मैंने तो उस समय नाइट ऑर्गेनाइजेशन की घेराबंदी और दमन में भी हिस्सा लिया था। मेरा उनसे क्या रिश्ता हो सकता है? बकवास मत करो बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम कह रहे हो? चंदू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा कोई भी किसी सबूत की जरूरत नहीं। अगर जांच के बाद कोई निर्दोष पाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से कोई मुद्दा ही नहीं होगा। इन शब्दों पर प्रसाद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ठहाका लगाते हुए अपना सिर हिलाया, बेटा तुम सच में। शांगगुआन म्याओइन भी अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए, उसकी आंखें सुखद आश्चर्य से भर गईं। उसके बगल में बैठी निंगकियान भी चंदू को दिलचस्पी से देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना मज़ेदार होगा। आसपास की भीड़ और एल्डर गुओ के हाव भाव इतने भद्दे थे मानो उन्होंने मल खा लिया हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे खुद ही अपने खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन जल्द ही तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी के रक्षक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुस्से से डांटा, बकवास। तुमने इसलिए हमला किया क्योंकि मेरे युवा स्वामी ने कहा था कि वह लेंग परिवार के सदस्यों को मारना चाहते हैं। तुमने कहा था कि लेंग परिवार का लेंग किंग क्यू तुम्हारा प्रेमी है। उद्धरण चिन्ह। सब जानते हैं कि उस समय लेंग परिवार नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। इन शब्दों का आखिरकार कुछ असर हुआ और बाकी लोगों ने भी एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं दीं। एल्डर गुओ ने भी चंदू को देखा, मानो उन्हें मुख्य बात मिल गई हो, और कहा, यह सही है। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि तुम्हारा गो परिवार नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है? इन शब्दों पर जब सभी सोच रहे थे कि चंदू थोड़ा घबरा जाएगा, उसने बस उपहास किया, उस साल के तथ्यों को दरकिनार करते हुए। उसने गहरी सांस ली और तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी की ओर इशारा किया, जो रक्षक के बगल में बेहोश पड़ा था, उस पर आरोप लगाते हुए, क्या उसका कोई दोष ही नहीं था? वह कहता रहा कि वह मेरे प्रेमी के पूरे परिवार को मार डालना चाहता था। तुम ही बताओ, एक पुरुष होने के नाते क्या कोई अपना संयम नहीं खो सकता? तुम, हाँ तुम, अगर तुम होते तो क्या तुम सहते या सीधे कार्रवाई करते? चंदू ने एक युवा गुट के एक जूनियर की ओर इशारा किया और सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। युवा जूनियर को एक साथ इतनी सारी आंखों से घूरे जाने का दबाव महसूस हुआ। उसने निगलते हुए कहा, मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। चंदू ने सहमति में सिर हिलाया, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आ गया। वह भावुक होकर चिल्लाया, यहाँ तक कि क्यूई संघनन क्षेत्र भी टिक नहीं पाएगा। तो मैं, गू परिवार का युवा स्वामी, कैसे टिक सकता हूँ? क्यों? सिर्फ तियानमो संप्रदाय जैसे तीसरे दर्जे के राक्षसी मार्ग की वजह से। ऐसा कुछ जिसे मेरा गो परिवार एक हाथ से दबा सकता है, और मैं गो परिवार का युवा स्वामी होने के नाते उन्हें सबक भी नहीं सिखा सकता। तुम्हें पता होना चाहिए, लेंग किंग क्यू मेरा प्रेमी है, हम रात्रि संगठन से जुड़े हैं। ये सुनकर तियानमो संप्रदाय रक्षक का चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गया। उसका हाथ कसकर मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। वह लगातार उन्हें तीसरे दर्जे का राक्षसी मार्ग कह रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा तियानमो संप्रदाय भी प्राचीन मार्शल जगत का एक महान ग्रैंड मास्टर है। ये तीसरे दर्जे का राक्षसी मार्ग कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी प्रथम श्रेणी का है। दूसरों के विचार भी धीरे धीरे चंदू से प्रभावित हो रहे थे। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे सब समझ गए कि चंदू ने ऐसा क्यों किया। हाँ, उसने कहा था कि वह तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा। एक जोशीले युवक के रूप में वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? चंदू के भावुक व्यवहार के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि
दूसरा पक्ष और लेंग परिवार वास्तव में निर्दोष हैं, वरना वह इतने आत्मविश्वास से क्यों बोलता। खासकर चंदू के तर्क, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे लेकिन किसी तरह उन्हें बेवजह उचित लगे, ने उन्हें और भी यकीन दिला दिया कि लेंग और गु परिवार निर्दोष थे। प्रशांत ने ये देखकर कि स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो रही है, बोल पड़ा। उसकी आवाज़ सबके कानों तक पहुंची। मेरे बेटे चंदू का लेंग परिवार की लेंग किंग कियू के साथ विवाह अनुबंध है। यह मेरे पिता और लेंग किंग कियू के दादा द्वारा तय की गई बचपन की सगाई थी। मेरा जियाओगू स्नेह और धार्मिकता को महत्व देने वाला व्यक्ति है, इसलिए भले ही लेंग परिवार ऐसा हो गया हो, फिर भी वह पुरानी पीढ़ी के समझौते को निभाने को तैयार है। इसके अलावा उन दोनों में पहले से ही एक दूसरे के लिए परस्पर स्नेह था, इसीलिए वे साथ हैं। उसके बोलते ही एक और ठंडी आवाज़ आई, ये सही है। अगर आप कहते हैं कि गो परिवार नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा सु परिवार भी संदिग्ध है? क्या आप सु परिवार की भी जांच करना चाहते हैं? सभी ने मुड़कर देखा। उन्होंने सु मुरोंग को ठंडे भाव से चलते देखा। उसके पीछे एक काले वस्त्र पहने बुजुर्ग थे। उनकी शक्तिशाली क्यू ने सभी के भावों को पूरी तरह बदल दिया। सु मुरोंग का खुद को दिखाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके अपने बेटे को धमकाया गया था और गो परिवार को गलती से नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ मान लिया गया था। और उसके बेटे ने उस किंग के लिए तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी की सार्वजनिक रूप से पिटाई भी की थी, इसलिए वह वहां न आने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। कुछ लोगों ने सु मुरोंग को पहचान लिया और उनके चेहरे पीले पड़ गए। कुछ लोग सु मुरोंग को नहीं पहचान पाए, लेकिन वे सु परिवार को जानते थे। वे तुरंत चुप हो गए। सु मुरोंग प्रशांत के पास गई, पहले उसे घूरा जिससे उसके कंधे हल्के से कांपने लगे। फिर वह चंदू के पास गई, ध्यान से ये देखने के लिए कि उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। तभी उसने ठंडे भाव से भीड़ का सामना किया। मैं यहाँ कह रही हूँ, न तो गो परिवार और न ही लेंग परिवार उस नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो सकता है। अगर आपको अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप सु परिवार के पास जाकर मेरे पिता को ढूंढ सकते हैं। उससे पूछो कि उसका क्या मतलब है। ये शब्द कहते ही किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक कोमल आवाज़ सुनाई दी, सिस्टर सु सही कह रही हैं। मुझे भी नहीं लगता कि लेंग परिवार या गो परिवार नाइट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे। इस आवाज़ के आते ही रिसेप्शन हॉल का दबाव धीरे धीरे कम हो गया। सभी ने राहत की सांस ली और आवाज़ के स्रोत की ओर भी देखा। उन्होंने शांगगुआन मियाओइन को अपनी सीट से चलते हुए देखा और वह चंदू के सामने पहुंच गई। उसने सु मुरोंग की ओर देखा और मुस्कुराई, नमस्ते मैडम सु, ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं शांगगुआन परिवार की शांगगुआन मियाओइन हूँ। सु मुरोंग ने हल्के से सिर हिलाया, मैंने आपके बारे में सुना है। मैं असल में आपको अपने बेटे से मिलवाना चाहती थी, लेकिन जियाओगू को लेंग किंग कियू पसंद है, इसलिए आपके पास कोई मौका नहीं है। शांगगुआन मियाओइन की आंखें झपक गईं, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी, अपना संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश की। वह चंदू की ओर मुस्कुराई। गो परिवार के युवा स्वामी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि उनके और लेंग परिवार की युवा मिस के बीच का प्यार हमेशा बना रहेगा। चंदू ने नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य शांगगुआन मियाओइन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। किंग कियू और मेरे बीच के प्यार का गवाह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हैं। इसलिए कुछ तुच्छ लोगों की कुछ अप्रिय टिप्पणियों के लिए मैं उनका मुंह बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। सच कहूं तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी किंग कियू इतनी सुंदर, दयालु, सौम्य, उदार और प्यारी है। इसलिए मैं दूसरों की बकवास बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब आप ऐसा कहते हुए हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? और क्या इस माहौल में ऐसे घिनौने शब्द कहना उचित है? कृपया कमरे को ध्यान से पढ़ें। शांगगुआन मियाओइन को भी अंदर ही अंदर घिन आ रही थी। कितना प्रेम विह्वल आदमी है। अगर नाइट किंग ने ऐसे शब्द सुने तो क्या उसे घृणा से मरना नहीं पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि गरिमा में नाइट किंग ऐसे बेहद घिनौने शब्दों से बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे या शर्मा जाएंगे? हे, ये तो बस एक क्षणभंगुर सपना है, इससे पहले कि कोई आदमी गिर पड़े। ऊपर से उसने सिर हिलाया, चंदू की बातों से पूरी तरह सहमत होते हुए, फिर वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। सब लोग, मैं शांगगुआन मियाओइन मानती हूं कि गो परिवार और लेंग परिवार निर्दोष हैं। अगर तुम मानते हो कि मेरा शांगगुआन परिवार भी नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई जब उसने गंभीरता से कहा, हमारे शांगगुआन परिवार की भी तुम सब जांच कर सकते हो। उसके शब्द निकलते ही विभिन्न सेनाओं के मार्शल आर्टिस्ट प्रतिनिधि एक दूसरे की ओर देखने लगे और कोई भी कुछ नहीं बोला। क्या मजाक है? अकेले गु परिवार ही स्वीकार्य हो सकता है? आखिरकार वे जियांगहाई में एक स्थानीय शक्ति मात्र हैं, प्राचीन मार्शल जगत में एक थोड़ा बहुत प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट परिवार। लेकिन सु परिवार और शांगगुआन परिवार अलग हैं। इन दोनों परिवारों में से किसी को भी उनकी सेनाओं का समूह हिला नहीं सका। इसलिए एक एक करके उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। नहीं, यह एक गलतफहमी है, पूरी तरह से गलतफहमी। हाँ,
हम आपस में कैसे लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, युवा मिस शांगगुआन, कृपया ऐसे शब्द न कहें जो एकता के लिए हानिकारक हों। गु परिवार प्रमुख, मेरे पास कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। चलो अगली बार फिर से इकट्ठा होते हैं। सभी एक एक करके चले गए। शियाओयाओ पर्वत के एल्डर गुओ भी एक बदसूरत और अनिच्छुक भाव के साथ चले गए। वह भी अभी ग्रैंड मास्टर के पद पर पहुंचे थे और सभी के सामने अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक बदमाश उन्हें परेशान करेगा। तियानमो संप्रदाय के दाव रक्षक ने भी चंदू को देखने की हिम्मत नहीं की। शुरू में उन्होंने स्थिति के अनुकूल होने और कुछ ऐसा कहने की तैयारी की थी, अपनी भुजाएं खुद काट लो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब इसके बारे में सोचकर उन्हें खुशी हुई कि वह प्राचीन मार्शल वर्ल्ड की तरह घमंडी नहीं थे। एक पल के लिए शांगगुआन, म्याओइन और निंगकियान के अलावा कभी खचाखच भरा स्वागत कक्ष भी तितर-बितर हो गया। सु मुरोंग ने बहुत खाली स्वागत कक्ष को देखा, फिर प्रसाद को तीखी नजरों से देखा। मैं तुमसे बाद में हिसाब बराबर कर लूंगा। प्रसाद ने अपराध बोध से अपनी नजरें फेर लीं। निंगकियान, जो बिना कुछ बोले कोने में खड़ी थी, अब कमर में एक लंबी तलवार लटकाए चली आई। चंदू के पास से गुजरते हुए उसने एक हल्की सी टिप्पणी की, चंदू, है ना? तुम बहुत दिलचस्प हो, मुझे हमारी अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। चंदू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह अभी भी सोच रहा था कि उसे कैसे जाने, लेकिन उसने खुद को पेश कर दिया। शांगगुआन म्याओइन ने निंगकियान के पीछे हटे हुए रूप को देखकर आंखें सिकोड़ लीं। ड्रैगन किंग पैलेस यंग लॉर्ड की कनिष्ठ बहन ने भी चंदू में रुचि दिखानी शुरू कर दी है। ये भी एक रिपोर्ट करने लायक खबर है। ये सोचकर उसने चंदू और बाकी लोगों की ओर देखा, तो मैं तुम सबको परेशान नहीं करूंगी। नाइट ऑर्गेनाइजेशन जियांगहाई में प्रकट हो गया है। भविष्य की स्थिति का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। अगर तुम्हें मेरे शांगगुआन परिवार से मदद चाहिए तो मुझे बता देना। इतना कहकर शांगगुआन म्याओइन भी बहुत कुछ हासिल करके चली गई। उसने आज बहुत ज्यादा खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ली थी, उसे जल्दी से वापस लौटकर श्रेय लेना होगा। शांगगुआन म्याओइन के पीछे हटते हुए चेहरे को देखकर चंदू मुंह बनाने लगा। तुमने अपना संपर्क सूत्र नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कैसे सूचित करूं? तभी चंदू के कान में एक दयालु आवाज सुनाई दी, यान्यान टिल्डर, तुम कब जन्मजात हो गईं? मां को क्यों नहीं पता चला? सु मुरोंग ने हाथ बढ़ाकर चंदू के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से पूछा। चंदू बोलने के बाद उसने फिर से प्रसाद की ओर देखा और विनम्रता से कहा, तुमने मुझे हमारे बेटे के मामलों के बारे में क्यों नहीं बताया? प्रसाद, गु परिवार के सबसे अच्छे बेटे के रूप में चंदू स्वाभाविक रूप से अपनी मां की पूछताछ से बचता था और उसके पिता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। मुलायम बिस्तर पर लेटे हुए चंदू को निंगकियान के मूल चरित्र की याद आई। निंगकियान, महिला, ड्रैगन किंग पर्वत से जियोलिन की छोटी बहन है। क्योंकि जियोलिन ने उसे बचपन में एक भयंकर जानवर से बचाया था, इसलिए वह हमेशा उससे बहुत प्यार करती रही थी। और जियोलिन ने यह भी कहा था कि जब वे बड़े हो जाएंगे तो वह निंगकियान से शादी करेगा। तब से निंगकियान को हमेशा लगता था कि जियोलिन उसका हीरो है और वह उससे शादी करने के लिए रंग बिरंगे शुभ बादलों पर सवार होकर ड्रैगन किंग पर्वत पर जरूर आएगा। क्योंकि मूल कहानी में नाइट ऑर्गेनाइजेशन फिर से प्रकट हुआ था, पूर्व ड्रैगन राजाओं ने जियोलिन की मदद के लिए निंगकियान को पहाड़ से नीचे भेजा। फिर कथानक घिसा पिटा हो गया। छोटी बहन जियोलिन को पसंद करती थी और क्योंकि जियोलिन ने उससे शादी करने का वादा किया था, फिर भी उसने देखा कि जियोलिन के साथ पहले से ही कई खूबसूरत महिलाएं थीं। निराशा से भरी जियाओलिन के साथ उसकी कई गलतफहमियां हुईं और बड़े भाई और छोटी बहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान निंगकियान को लेन किंग कियू ने गुमराह किया। अगर वह जियाओलिन के आसपास की महिलाओं को मार देती तो जियाओलिन उसके पक्ष में वापस आ जाता। निंगकियान ने इसे सच मान लिया और प्रतिपक्षी के पक्ष में शामिल हो गई। लेकिन अंत में जियाओलिन के मौखिक अनुनय विनय के माध्यम से दिए गए हार्दिक और मार्मिक संस्मरणों से वह फिर से प्रभावित हुई और उसके पक्ष में वापस बुला ली गई। तब से वह सफ़ेदपोश हो गई और जियाओलिन के हरम की सदस्यों में से एक बन गई, साथ ही उसकी एक शक्तिशाली सहायक भी बन गई। अंतिम चरण में उसने एक संकट में सफलता भी प्राप्त की। न केवल ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के शिखर तक पहुंची, बल्कि अपनी तलवार दाव साधना में भी सफलता प्राप्त की। उसकी प्रभावशाली तलवार तकनीकों ने उसे स्थिति को मोड़ने में सक्षम बनाया और उसने अकेले ही रात्रि संगठन के 2 तलवारधारी सदस्यों को मार डाला, जिससे नायक समूह का संकट उलट गया। हालांकि यह सब बहुत ही अंतिम चरण की कहानी का हिस्सा था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह व्यक्ति एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। तो चंदू की आंखों में एक चंचल चमक दिखाई दी। मुझे इसका उपयोग करने दो। मूल कहानी का कथानक। और तभी चंदू के मन में अचानक एक संदेश आया। महाराज, संगठन की स्थापना हो चुकी है। दानव पंजे की आवाज सुनकर चंदू के मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। वह आखिरकार आ ही गया था। उसी समय लेंग परिवार
अध्ययन कक्ष के अंदर लेन किंग क्यू खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। शायद लेन किंग क्यू ने जानबूझकर ऐसा किया हो, लेकिन अध्ययन कक्ष की लाइटें बंद थीं और खिड़की से चांदनी लेन किंग क्यू पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी अलौकिक स्वप्न लग रही थी। शांगगुआन म्याओइन परछाई में खड़ी लेन किंग क्यू की पीठ को बड़े प्रेम से देख रही थी। मेरे गुरु बहुत सुंदर हैं, मेरे गुरु बहुत सुंदर हैं। गुरु टिल्ड मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ टिल्ड। लेन किंग क्यू ने खिड़की की चौखट को कसकर पकड़ लिया और स्पष्ट ठंडी आवाज में बोली, क्या उसने सच में ऐसा कहा था? ये सुनकर शांगगुआन म्याओइन ने बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ, उस आदमी ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से घोषणा की। उसने आपके बारे में बहुत सारे बेहद भावुक प्रेम भरे शब्द भी कहे थे गुरु, जो मैंने अभी आपको सुनाए। ऐसा भ्रमित आदमी वास्तव में इस अधीनस्थ को अविश्वसनीय रूप से हास्यास्पद महसूस कराता है। उसके कार्य अतार्किक हैं। उसने वास्तव में आपके साथ अपने रिश्ते को इतने सारे गुटों के सामने प्रकट किया। गुरु, सौभाग्य से इस अधीनस्थ ने विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाया। मुझे विश्वास है कि न तो लेंग परिवार और न ही गो परिवार पर नाइट के साथ शामिल होने का संदेह होगा टिल्ड। शांगगुआन म्याओइन के बोलने के बाद उसने प्रशंसा पाने की उम्मीद में लेन किंग क्यू की पीठ की ओर उम्मीद से देखा। लेकिन किसने सोचा होगा, लेन किंग क्यू ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसने अपनी आंखें खोली और शांगगुआन म्याओइन को प्राचीन रूनों वाली आंखों से देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन इसने शांगगुआन म्याओइन की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। चंदू धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मेरा पति है। हालांकि यह योजना का केवल एक हिस्सा है। आपने उसका मजाक उड़ाने के लिए इतने तिरस्कारपूर्ण लहजे का इस्तेमाल किया। क्या ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि मेरा निर्णय कमज़ोर है? धमाका! उसका दिल ऐसा लगा जैसे उसे दबा दिया गया हो, और अत्यधिक दबाव ने तुरंत शांगगुआन म्याओइन को बेदम कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, अपना सिर झुका लिया कांपते हुए, और कांपती आवाज में बोली, नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। लेन किंग क्यू ने अपनी नजरें हटा लीं और ठंडे स्वर में कहा, कोई और खबर? शांगगुआन म्याओइन अब यहाँ गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सावधानी से उत्तर दिया, इसके अलावा ड्रैगन किंग पैलेस से युवा स्वामी जियाओ लिन की छोटी बहन पहाड़ से नीचे आए है। वह निंगकियान नाम की एक युवा लड़की है। वह जियाओ लिन की मदद करने के लिए पहाड़ से नीचे आए है। और जाने से पहले वह चंदू में थोड़ी जिज्ञासा और रुचि रखती दिखी। उसने कहा कि वह उनकी अगली मुलाकात का इंतजार कर रही है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शांगगुआन म्याओइन के दिल में एक ठंडा दबाव दिखाई दिया। उसने अपने डर को दबाया और अपनी आंख के कोने से बाहर देखा। उसने देखा कि एक बुरी आत्मा द्वेष से बनी लेन किंग क्यू के चारों ओर मूर्त रूप ले रही थी। मैं समझती हूँ, तुम जा सकती हो। लेन किंग क्यू के ठंडे शब्द शांगगुआन म्याओइन के कानों तक पहुँचे। बाद वाले ने घबराते हुए जमीन पर गिरते हुए उत्तर दिया, हाँ गुरु, छोटी म्याओइन अब विदा लेगी। गुरगल गुरगल टिल्ड। इसके साथ ही वह एक छाया स्थान में डूब गई, जो अचानक जमीन पर खुल गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये पुष्टि करने के बाद कि उसका अधीनस्थ पूरी तरह से जा चुका था। कमरे का दमनकारी माहौल तुरंत छट गया। वाह! लेन किंग क्यू ने अपना चेहरा ढांक लिया और एक शर्मीली खुशी, ये सचमुच मेरी कल्पना से भी परे है। और उसने इतनी भावुक बातें कहीं। वह बिल्कुल बेशर्म है। क्या उसे पता नहीं कि मैं नाइट किंग हूँ? अब मैं अपने मातहतों का सामना कैसे करूँ? और ये तो उसके माता पिता के सामने भी हुआ, उस घिनौने बदमाश के सामने। लेन किंग क्यू ने गहरी सांस ली, अंदर ही अंदर बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। साथ ही उसने मन ही मन खुद को इतनी कमजोर इच्छाशक्ति के लिए फटकारा। चंदू के भावुक शब्दों से सचमुच शर्माना और उसका दिल तेजी से धड़कना। सौभाग्य से जब शांगगुआन म्याओइन ने सूचना दी, तब तक उसने बत्तियां बुझा दी थीं और खिड़की खोल दी थी। उसने ठंडी हवा से प्रभावित होने का नाटक किया। हालांकि थोड़ा सोचने पर पता चल जाता कि गरिमा में नाइट किंग को ठंड लगना स्वाभाविक नहीं है। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने उसकी असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर और सहती तो शायद उसका संयम टूट जाता। बहरहाल लेन किंग क्यू ने निंगकियान के बारे में सोचा, जिसका जिक्र शांगगुआन म्याओइन ने किया था। उसके हाव भाव धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। एक के बाद एक वे सब चंदू के करीब आने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? पहले शेन वान एर, फिर वांग युलान, फिर यान किंग और अब निंगकियान। हालांकि वह जानती थी कि चंदू सिर्फ उसे पसंद करता है, फिर भी चंदू के पास आने वाली या उसके करीब आने वाली किसी भी औरत के बारे में सोचते ही उसके दिल में उसे मार डालने की इच्छा जरूर जाग उठती। और वह तियानमो संप्रदाय, साथ ही वे बूढ़े बुजुर्ग जो चंदू की आलोचना करते थे, चाहे बदला लेने के लिए या चंदू के लिए, उन सबको मरना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी निंगकियान और शियाओयाओ पर्वत के गो तियानयुन की हत्या अब बहुत ही स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो जाएगी।
इससे सबका शक गू परिवार पर केंद्रित हो जाएगा। ऐसे में चंदू का किया धरा सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नहीं, उसे आज रात गू परिवार में मौजूद सभी गुटों का एक ही झटके में सफाया करने के लिए उपयुक्त अवसर का इंतजार करना होगा। अगली सुबह चंदू ने अपनी सुबह की कसरत शुरू की। वह विला के ट्रैक के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और दौड़ते हुए बगल में बैठे ओल्ड गांव से बातें करता रहा। आज मैं हमारे नए संगठन को देखने के लिए होप ऑफ लाइट जा रहा हूँ। ओल्ड गांव चंदू के साथ दौड़ा और जब उसने होप ऑफ लाइट शब्द सुने तो उसकी आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। होप ऑफ लाइट, युवा गुरु, मुझे याद है कि उस जगह को छोड़ देना चाहिए था, है ना? चंदू ने सिर हिलाया। बिल्कुल, छोड़ दिया जाना अच्छा है। ये हमारे संगठन के गढ़ के रूप में ज्यादा उपयुक्त है। बोलते हुए चंदू को होप ऑफ लाइट का परिचय भी याद आया। मूल रचना में होप ऑफ लाइट यानजिंग समूह द्वारा वित्तपोषित एक जगह थी जिसका दावा था कि यह जरूरतमंद बच्चों को बेहतर जीवन की आशा प्रदान करती है। मूल योजना के अनुसार लगभग 3200 एकड़ में फैले इस क्षेत्र को एक छोटे सूक्ष्म आकार के शहरी आवास क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना था। इसमें स्कूल भवन होंगे जिनमें कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, प्रशासनिक कार्यालय, छात्र छात्रावास आदि शामिल होंगे। इसमें लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च श्रेणी के शिक्षक भी होंगे। इसके अलावा एक छोटा मनोरंजन पार्क, रहने की जगह, फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया वगैरह भी होंगे। दुर्भाग्य से स्कूल भवन बनने के बाद ही विकास योजना विफल हो गई क्योंकि यानजिंग समूह ने अपना निवेश वापस ले लिया। आंतरिक सूत्रों के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉन्ग ज़ेतियन उस समय यानजिंग समूह का सार्वजनिक चेहरा थे। उनका मानना था कि होप ऑफ लाइट का निर्माण एक घाटे का सौदा था, विशुद्ध रूप से दान का। इसलिए उन्होंने इसे रोक दिया और जमीन को उपनगरीय विला में विकसित करने की योजना बनाई। ये सोचकर चंदू धीरे से हंसा, जो लॉन्ग ज़ेतियन के मूल्यों के बिल्कुल अनुरूप था। बूढ़े गांव ने सिर हिलाया और जिज्ञासावश पूछा, युवा गुरु, जब हम गगनचुंबी इमारत की छत पर थे तो मैं सचमुच कुछ पूछना चाहता था। युवा गुरु, क्या आप सचमुच नाइट किंग बन गए हैं? हमारा संगठन नाइट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, है ना? नाइट किंग एक भयानक प्राणी था जो नाइट ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रित करता था। उसकी शक्तिशाली साधना वह नहीं थी जिससे लोग डरते थे। नाइट किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर लोग थे, लेकिन किसी को भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जहां कई ताकतें एक साथ उसे घेर रही हों। नाइट किंग के कई सचमुच भयानक पहलू थे। उनमें से एक थी साधना के लिए दूसरों की आत्मा को अवशोषित करने की उसकी अजीब क्षमता। एक और था उसका नाइट नाम का खंजर। उस समय गू परिवार ने नाइट ऑर्गेनाइजेशन की घेराबंदी में भाग नहीं लिया था, दरअसल किसी पुरानी भावना के कारण। आखिरकार प्रशांत के पिता गू ओल्ड मास्टर उस समय लेंग किंग कियू के दादा के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते थे। इसीलिए उन्होंने लेंग परिवार को तब लात मारने का फैसला नहीं किया जब वह नीचे था और घेराबंदी में शामिल हो गए। लेकिन यह मानना ही होगा कि नाइट ऑर्गेनाइजेशन और नाइट किंग बेहद भयानक अस्तित्व थे। बहरहाल चंदू ने मुंह बनाया, तुम क्या कह रहे हो? मैं नाइट किंग कैसे बन सकता हूँ? ये तो नाइट ऑर्गेनाइजेशन का नाम उधार लेना है। वैसे ओल्ड गांव, तुमने सही कहा, हमारे संगठन का नाम वाकई नाइट ऑर्गेनाइजेशन है। अब से तुम मेरे दाहिने हाथ होगे। क्या तुम अपने लिए कोई शानदार नाम रखना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह जैसे दिल तोड़ने वाला बुजुर्ग या कुछ और? ओल्ड गांव ने अपने उत्साही यंग मास्टर की ओर देखा और यह सोचकर कि यह नाम शायद जीवन भर उनके साथ रहेगा, उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं बाद में खुद ही कोई नाम सोच लूंगा। ठीक है, बस इसके बारे में सोचने के बाद मुझे बताएं। ओल्ड गांव चंदू को देखकर, जो मुस्कुरा रहा था और फिर से आगे भाग रहा था, ओल्ड गांव भी मुस्कुराया। शायद यहां तक कि गू परिवार के मुखिया और मैडम सू को भी इन चीजों के बारे में पता नहीं है। गू परिवार के वफादार रक्षक बहुत खास थे। एक बार किसी को विरासत में मिलने के बाद वे केवल उसी व्यक्ति को पहचानेंगे। दूसरे शब्दों में, जब प्रशस्त ने उन 10 वफादार रक्षकों को चंदू को सौंप दिया तो ये पहले से ही नियत था कि वे 10 वफादार रक्षक केवल चंदू का पालन करेंगे। यहां तक कि गू ओल्ड मास्टर भी उन 10 वफादार रक्षकों को आदेश नहीं दे सकता था। चंदू की पीठ को देखते हुए ओल्ड गांव ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। अब दुनिया फिर से जीवंत होने वाली थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे ही चंदू अपना अभ्यास समाप्त करने वाला था, चंदू चंदू पीछे से एक हैरान आवाज आई। चंदू ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत था। उसने यान परिवार की युवा कुमारी यान किंग किंग को देखा, जिसे उसने पाताल लोक के महल के भोज में रुलाया था, और वह हाथ हिलाकर उसके पीछे दौड़ रही थी। मूल कृति में वह जियाओलिन के हरम की सदस्यों में से एक थी और वह एक एम थी। ये सोचकर चंदू ने अपनी गति तेज कर दी और आखिरी बार दौड़ लगाए। यान किंग किंग पहले भी चंदू को ढूंढने गो परिवार गई थी, लेकिन वह उससे कभी नहीं मिली थी। अब सुबह की दौड़ के दौरान उसकी उससे अचानक मुलाकात हो गई। वह पहले तो नमस्ते कहना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक गति बढ़ा दी। कमीना,
यान किंग ने पैर पटकते हुए अपनी लय बिगाड़ी और उसके पीछे भागी। चंदू रुको। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद चंदू ने अपना अभ्यास पूरा किया और यान किंग हाँफते हुए दूर से दौड़कर आए। मुझे देखते ही तुम इतनी तेज क्यों भागे? क्या मैं कोई डरावना जीव हूं? थोड़ी देर होश में आने के बाद यान किंग ने दांत पीसते हुए चंदू की तरफ देखा। चंदू ने मुंह बनाया, गर्दन टेढ़ी की और तिरस्कार से कहा, माफ कीजिए, क्या हम पास हैं? मैं आपका इंतजार क्यों करूं? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। कितना रोमांचक! ये तिरस्कार का यही भाव है, मेरी चापलूसी करने वालों से बिल्कुल अलग। यार, तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है। यान किंग का दिल जोर से धड़क रहा था। वह अंदर ही अंदर बेहद खुश महसूस कर रही थी, जबकि उसके चेहरे पर असंतोष के भाव थे। अरे, क्या हम पहले ही भोज में नहीं मिले थे? गू परिवार और यान परिवार दोनों जियांगहाई के 4 महान परिवारों में से हैं। क्या हमें एक अच्छी अदला बदली नहीं करनी चाहिए? यह महिला आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने आई हैं, क्या आपको तुरंत रुकना नहीं चाहिए? अरे, क्या कर रहे हो चंदू? यान क्विंकिंग के बोलते ही उसने देखा कि चंदू पहले ही मुड़ चुका था और हाथ हिलाकर वहां से चला गया। ठीक है, चुप रहो। अगर अदला बदली करनी ही है तो इसे परिवार की वार्षिक बैठक जैसे किसी औपचारिक अवसर पर ही करते हैं। गलत मत समझिए युवा मिस यान। उसने अपना सिर घुमाया और यान क्विंकिंग को घृणा से देखा। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, कृपया मुझसे दूरी बनाए रखें। यान क्विंकिंग पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। उसने अपना मुंह पोंछा, हे कितना दबंग, मुझे अच्छा लग रहा है। गू परिवार की वार्षिक बैठक है ना? अच्छा, उसे अपने पिता से कहना चाहिए कि वे गो परिवार के उन व्यापारियों से बात करें और उन्हें चंदू के पक्ष में वोट देने के लिए कहें। और चंदू के पक्ष में उसने स्वाभाविक रूप से यान किंग के आत्मसंतुष्ट भाव भी देखे और उसके मुंह का कोना फड़क उठा। नहीं, जब से उसने पूर्ण शुद्ध प्रेम शरीर प्राप्त किया है, तब से ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास के मूल काम के कई लोग लगातार अजीब होते जा रहे थे। लॉन्ग ज़ेतियान के बारे में सोचना, वांग युलान के बारे में सोचना, बाई जून के बारे में सोचना, यू शिंगजू के बारे में सोचना। चाहे ये चंदू की कल्पना हो या न हो, उसे हमेशा लगता था कि उन सभी के मन में उसके बारे में कुछ अजीब विचार हैं। इस बारे में बात करते हुए क्या यान किंग की हालत भी काफ़ी गंभीर नहीं थी? क्या उसे यान किंग की कहानी जारी रखनी चाहिए? लेकिन जैसे ही यह ख्याल मन में आया, चंदू ने सिर हिला दिया। सुरक्षा की दृष्टि से वह जियाओ लिन को उठने का कोई मौका नहीं दे सकता था। हालांकि ऐसा होने से चंदू को हमेशा बहुत बेचैनी होती थी, हर तरह से बेचैनी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर हंसा और सिर हिलाया। कुछ भी ज्यादा अजीब नहीं होना चाहिए।